हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका चैप्टर नंबर 2 और इसमें देखने जा रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को। शॉर्ट में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या, तो हिंदी के ग्रामर में आता है एक शब्द अलंकार। अलंकार चैप्टर में ये देखा जाता है। अलंकार का अर्थ होता है ज्वेलरी, है ना, यानी कि किसी की शोभा बढ़ा देना। तो जब भी किसी के स्पीच की शोभा बढ़ा दी जाती है तब वे सारे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच। शॉर्ट में अगर कहूँ तो कभी ना कभी आप किसी लड़के को कमेंट करते हुए देखे होंगे किसी रास्ते में या फिर किसी मूवीज वगैरह में कि देखना भाई क्या फिगर है यार, है कि नहीं। तो फिगर का मतलब समझते हो, जब भी किसी के बॉडी के स्ट्रक्चर को देख करके फिगर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तब आप उससे बहुत जल्दी प्रभावित होते हो, है ना। मतलब किसी के स्ट्रक्चर को देखते हुए जब भी मन पर कोई प्रभाव पड़ता है तब ही उसको कहा जाता है कि उसका फिगर बहुत अच्छा है। तो जब भी किसी के स्पीच की वे सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए, मतलब भाषा के वे सारे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए जब किसी के स्पीच की, जब किसी के बातों की शोभा बढ़ा दी जाए तब उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में कहते हैं अलंकार। यहाँ तक क्लियर है। तो आप एक रफ आइडिया आपको यहाँ पर मिल गया होगा। बात करते हैं कि अगर आप यूट्यूब पर इसको एज ए मैराथन क्लास देखते हो तब इस वीडियो को 100 लाइक पहुंचाने की कोशिश करना। जिस समय 100 लाइक इसमें मिल जाएंगे डेफिनेटली मैं इसका सेकंड पार्ट अब तक पहुंचा दूंगा। बाकी जितने ग्रुप वाले स्टूडेंट हो उसको एकदम टेंशन नहीं लेना है। टाइम टू टाइम जैसे भी टास्क और टेस्ट वहाँ पर चल रहा है उसी तरीके से आपको दे दिया जाएगा। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पर पढ़ाता समझाता नहीं हूँ, याद भी करवाता हूँ। कब और कैसे क्या रिवीजन करना है इसकी भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, चीज़ों की प्रैक्टिस करना भी उतना ही इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ज्वाइन करना है प्रैक्टिस बैच, मुझे आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे। बात करते हैं यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका डेफिनेशन क्या दे रखा है। तो इसका यहाँ पर दे रखा है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज ए वर्ड और फ्रेज। ये वर्ड भी हो सकता है या फिर कोई फ्रेज भी हो सकता है, यूज्ड इन ए नॉन लिटरल सेंस टू क्रिएट रेटोरिकल अफेक्ट। अब जरा यहाँ पर बात करते हैं इसका अर्थ क्या हुआ। इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि फिगर ऑफ स्पीच वो सारा वर्ड होता है या फिर वह सारा फ्रेज होता है जिसका सामान्य अर्थ नहीं होता बल्कि विशेष प्रभाव पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। अब नॉन लिटरल का क्या अर्थ होता है, तो नॉन लिटरल का मतलब होता है कि जैसे एक होता है लिटरल मीनिंग और एक होता है नॉन लिटरल मीनिंग। तो लिटरल का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ, उसका डिक्शनरी में क्या अर्थ होता है। लेकिन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का अर्थ लिटरल नहीं होता, उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता। वो कह रहा होगा कुछ और लेकिन उसका अर्थ निकल रहा होगा कुछ और। जैसे आपने कभी ईडियम का डेफिनेशन देखा होगा, है ना, फ्रेजल वर्ब का। फ्रेजल वर्ब अलग पर से पढ़ते हो और आप फिक्स्ड प्रपोजिशन अलग से पढ़ते हो। फिक्स्ड प्रपोजिशन में ये कहता है कि वह सारा जो वर्ब्स होता है जो प्रपोजिशन के साथ इस्तेमाल होता है, अगर उसका सीधा सीधा डायरेक्ट मीनिंग निकले तब उसको कहते हैं फिक्स प्रपोजिशन। लेकिन उसका अर्थ डायरेक्ट नहीं निकलता तब उसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सॉरी उसी तरीके से किसी भी वर्ड या फिर फ्रेज का इस्तेमाल नॉन लिटरल मीनिंग में होता है, मतलब डायरेक्ट मीनिंग ना निकल करके कुछ और भी उसका अर्थ निकले तब उसको कहा जाता है नॉन लिटरल मीनिंग। तो नॉन लिटरल का सेंस आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है रेटोरिकल इफेक्ट। रेटोरिकल का क्या मतलब होता है, रेटोरिकल का मतलब होता है भाषा का ऐसा प्रयोग जो सुंदर हो, प्रभावशाली हो या फिर प्रेरक लगे, तब उसको कहा जाता है रेटोरिकल। तो रेटोरिकल शब्द का अर्थ भी यहाँ पर समझ गए, सुंदर, प्रभावशाली या फिर कोई इंस्पायरिंग वाली बात हो, है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये सारे शब्दों का ऐसा उपयोग है जिससे किसी की भावना, है ना, या फिर किसी पर एम्फेसाइज किया जाता है, किसी की सुंदरता सामने आती है, तब उसको कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। तो रेटोरिकल इफेक्ट भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, नॉन लिटरल सेंस भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, है ना। शाब्दिक अर्थ नहीं होता बल्कि शब्दों के उलट ही कुछ उसका अर्थ निकल रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर सी ह्यू हॉलमन के हिसाब से क्या डेफिनेशन है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। इसका मतलब यह है कि फिगर ऑफ स्पीच एक तरह की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, इन विच जिसमें वर्ड्स आर यूज्ड आउट ऑफ देयर ऑर्डिनरी मीनिंग टू ऐड ब्यूटी, फोर्स एंड क्लैरिटी। लगभग सेम ही बात है कि एक तरह के एक्सप्रेशन है फिगर ऑफ स्पीच जिसमें शब्दों का सामान्य अर्थ छोड़ करके उन्हें सुंदरता या फिर किसी इफेक्ट यानी कि उसका प्रभाव, है ना, फोर्स का मतलब भी प्रभाव, या फिर कोई क्लैरिटी आने की, बिल्कुल ही उसकी स्पष्टता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के हिसाब से क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आर डिपार्चर्स फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन टू प्रोड्यूस
अ ग्रेटर इफेक्ट। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डेफिनेशंस लिखे गए हैं। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि सामान्य जो एक्सप्रेशन से हट करके उसका प्रयोग किया जाता है ना, ताकि अधिक से अधिक सामने वाले के दिमाग पर प्रभाव डाला जा सके। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझने योग्य बातें हैं सारे। सैमुअल जॉनसन आप जानते हो, डिक्शनरी ये लिखने में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, तो आप जानते होंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच जो है, इनके हिसाब से क्या है, आर द मोड्स ऑफ अटरेंस विच गिव न्यू लाइफ एंड फोर्स टू लैंग्वेज। यहाँ पर ये कह रहे हैं, इनके हिसाब से फिगर ऑफ स्पीच वे सारे तरीके होते हैं जिनसे भाषा को एक नया जीवन मिलता है या फिर एक नई शक्ति दी जाती है किसी भाषा को। तो यहाँ तक क्लियर है सैमुअल जॉनसन के हिसाब से फिगर ऑफ स्पीच। बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं फिगर ऑफ स्पीच के लैंग्वेज में। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कहता है टू मेक लैंग्वेज विविड एंड इमेजिनेटिव। विविड का मतलब होता है जीवंत बना देना, और इमेजिनेटिव का मतलब कल्पनाशील बना देना। यानी कि भाषा में इसका जो इस्तेमाल होता है, भाषा को जीवंत और कल्पनाशील बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, मतलब ज़्यादा ही प्रभावशाली ढंग से पेश किया जाता है। फिर कह रहा है टू ब्यूटिफाई एक्सप्रेशन एंड मेक इट आर्टिस्टिक, मतलब कि एक्सप्रेशन को सुंदर और कलात्मक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टू एम्फेसाइज आइडियाज एंड इमोशंस, यानी कि विचारों और भावनाओं पर जोर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, फिगर्स ऑफ स्पीच का। फिर बोर्ड है टू मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कॉन्क्रीट एंड क्लियर। इसका मतलब है कि अमूर्त विचारों को ठोस बनाने के लिए और बिल्कुल ही स्पष्ट यानी कि क्लियर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर अमूर्त विचार क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज क्या होते हैं, तो इसका मतलब है वैसे विचार जो कि एकदम लगता है ना कि कोई मरियल सा कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हो बोरिंग टाइप से, लेकिन उसी को अगर सजा दिया जाए फिगर ऑफ स्पीच के थ्रू तो उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ज़्यादा जीवंत दिखने लगता है। समझ गए। तो वही बातें हैं, जैसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चनिंग करना भी एक आर्ट है। तो क्वेश्चनिंग करने के आर्ट में अगर मैं कई बार देखे होंगे, मैं एग्जांपल दिया होऊंगा कि मान लो आपको कई बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन, आपको मीडिया के द्वारा पूछा जाता है, आप एक बहुत बड़ी हस्ती हो और आपका इंटरव्यू कोई मीडिया वाला ले रहा है, आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो इस तरीके से करेगा। अगर मैं आप समझो कि मैं एक मीडिया वाला हूँ, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको अगर मैं पूछता हूँ एक क्वेश्चन कि क्या आपकी बीवी आपको मारती है, तो आप कहोगे यस सर। फिर कहोगे यस सर अगर कहे इसका मतलब मारती है, नो सर कहोगे मतलब आपकी बीवी नहीं मारती है, तो ज़्यादा चांस है कि आप नो ही बोलोगे। लेकिन अगर मुझे आपको फंसाना हो तो मैं आपको एक अलग तरीके से सेम सेंटेंस को, सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ सकता हूँ। कैसे पूछ सकता हूँ कि क्या आपकी बीवी आपको मारना छोड़ दी, अगर हाँ बोलोगे तब भी फंसोगे। हाँ का मतलब, इसका मतलब है कि अभी मारना छोड़ दी लेकिन पास्ट में मारती थी। नहीं बोलोगे इसका मतलब है कि अभी भी आपको मार ही रही है। तो देखो सेम सेंटेंस को कैसे अलग तरीके से कहा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है ना। तो ये भी एक आर्ट है। तो वही कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो होते हैं यानी कि अमूर्त विचार होते हैं, है ना, जीवंत विचार नहीं होते, उसको और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा कॉन्क्रीट बनाने के पर्पज से किसका इस्तेमाल किया जाता है, फिगर्स ऑफ स्पीच का, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पर, बोर्ड है कि इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है टू परसुएड एंड अपील टू रीडर्स और लिसनर्स। यहाँ पर बोर्ड है कि जितने भी रीडर्स होते हैं और लिसनर्स होते हैं, है ना, उसको प्रभावित करने के लिए और उसको आकर्षित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, फिगर्स ऑफ स्पीच का, है ना। मान लो कि एकदम मरे मरे टाइप से कोई क्वेश्चन अगर मैं पूछूं और उसको कोई हास्यास्पद तरीके से अगर मैं आपको पूछ डालूं तो सुनने वाले काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, यार क्या अंदाज है उसके बात करने के, है ना। तो फिगर ऑफ स्पीच के ये सारे पर्पस होते हैं, ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं। क्लियर यहाँ तक। फिर कुछ स्कॉलर्स के देख लेते हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं उनके हिसाब से फिगर ऑफ स्पीच का क्या रहा है आपका, फिगर ऑफ स्पीच को लेकर के उनके व्यूज़ क्या रहे हैं, दृष्टिकोण क्या रहे हैं। यहाँ पर एरिस्टोटल की अगर बात करें, अरस्तु जिसको कहते हैं हिंदी में, तो इनके हिसाब से क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। ये कह रहे हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच आर ऑर्नामेंट्स ऑफ लैंग्वेज। इसका मतलब है कि फिगर ऑफ स्पीच जो भाषा के आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरी होती हैं, दैट एनहांस परसुएशन, जो एक प्रेरक शक्ति को बढ़ाते हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर है क्विंटिलियन के हिसाब से फिगर्स आर अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी मोड ऑफ स्पीच फॉर द सेक ऑफ ऑर्नामेंट। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फिगर्स जो होते हैं, फिगर्स
फिगर्स या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो भाषण के सामान्य रूप से हटकर उसके सजावट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऑर्नामेंट के तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉर्डीज को कौन नहीं जानता, तो इनके हिसाब से फिगर्स क्या होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो फिगर्स आर नॉट मेयरली ऑर्नामेंट्स बट एसेंशियल टू थॉट। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो होते हैं वो केवल सजावट के लिए नहीं होते बल्कि विचार के लिए, थॉट के लिए एसेंशियल होते हैं, यानी कि बिल्कुल ही आवश्यक होते हैं। आइए रिचर्ड्स के हिसाब से इनका क्या है डेफिनेशन। फिगर्स ऑफ स्पीच आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन। ये कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि फिगर ऑफ स्पीच कल्पना के एक तरीके से उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, है ना, लैंग्वेज के टूल्स होते हैं। ये सारी बातें क्लियर है। फिर देखते हैं इनके क्लासिफिकेशन को। तो ब्रॉडली इसको 4 तरीके से क्लासीफाई यहाँ पर किया जाता है। पहला होता है फिगर्स ऑफ रिजेम्बलेंस। रिजेम्बल करने का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि कोई दो वस्तु अगर आपस में एक जैसे दिखें, है ना, समानता के आधार पर अगर फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, तब उसको कहते हैं फिगर्स ऑफ रिजेम्बलेंस। समानता पर आधारित, है ना, समानता का अधिकार आ जाता है पॉलिटी पढ़ते पढ़ते, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि समानता पर आधारित जो फिगर्स के हम क्लासिफिकेशन करते हैं तब उसको कहा जाता है फिगर्स ऑफ रिजेम्बलेंस। क्या क्या समानता होती है यहाँ पर देखते हैं, जैसे सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एपस्ट्रॉफी है। ये सारे में क्या किया जाता है, वास्तव में अगर देखें तो ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस होता है मीनिंग के आधार पर, खास करके, है ना, जिसको उपमा बोल देते हैं, रूपक बोल देते हैं, ये सारे टॉपिक आते हैं। इसमें क्या होता है कि ये वो सारे अलंकार होते हैं जिनमें किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से रिजेम्बल करके, यानी समानता को दिखा करके, जोड़ करके समझाया जाता है ना, यानी कि समानता या फिर तुलना दिखाई जाती है, तब उसको कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। ये सारे एक कैटेगरी में आते हैं। फिर यहाँ पर देखोगे फिगर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पर रिजेम्बल कर रहा था, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है, यानी कि विरोधाभास पैदा कर रहा है। तो विरोधाभास के आधार पर जब हम फिगर्स ऑफ स्पीच को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, तब उसको बोला जाता है फिगर्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इसमें क्या क्या आते हैं, एंटीथेसिस आता है, ऑक्सीमोरन आता है, आयरनी आते हैं, है ना। तो ये सारी बातें क्लियर है। फिर फिगर्स ऑफ एसोसिएशन को ये सारे ग्रुप में हम उसको डिवाइड करते हैं। क्या क्या होता है, मेटोनिमी, और आपका होता है सिनेक्टिकी, फिर होता है अल्यूजन। ये सारे को मतलब कैटेगराइज किया जाता है फिगर्स ऑफ एसोसिएशन के तौर पे। एसोसिएशन कहने का क्या मतलब होता है कि संबंध के आधार पर, है ना, संकेत के आधार पर, आप संबंध के आधार पर जब हम सबको कैटेगराइज करते हैं तब उसको कहा जाता है फिगर्स ऑफ एसोसिएशन। फिर है फिगर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि उसके जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, है ना, फिगर ऑफ स्पीच के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब उसका बनावट जो होता है, संरचना जो होती है, उसके आधार पर अगर कैटेगराइज करते हैं तब उसको कहा जाता है फिगर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें आते हैं हाइपरबोल वगैरह, ये सारे, है ना, ये आप आगे भी देखोगे। तो ये सारे इसको क्लासीफाई करने के एक तरीके हैं। लेकिन अगर बात कही जाए कि ट्रेडिशनली अगर बात करें हम, इसका मतलब होता है पारंपरिक रूप से अगर देखेंगे तो फिगर ऑफ स्पीच को एक और नाम से जाना जाता है। ट्रेडिशनली इसको कहा जाता है क्लासिकल रेटोरिक, और फिर सिंपली फिगर ऑफ स्पीच को रेटोरिक भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, और आपके SK अरोरा वाली बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है कि फिगर ऑफ स्पीच को किसी और नाम से क्या जानते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शन है रेटोरिक। ठीक है, रेटोरिक का मतलब भी होता है शोभा बढ़ाना, है ना, उसको अलंकृत करना। तो यहाँ पर क्या कहने का सेंस है कि ट्रेडिशनली हम फिगर ऑफ स्पीच को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से 2 कैटेगरी में इसको बांटते हैं। यहाँ पर है, पहला कहा जाता है ट्रोप्स और दूसरा कहा जाता है स्कीम। इसका क्या मतलब है, इसको क्यों क्लासीफाई किया गया। सबसे पहली बात है, इसको फिगर ऑफ स्पीच को ट्रेडिशनली 2 भागों में क्यों बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया। तो पहले मैं इसका आधार समझा देता हूँ कि देखो, सबसे पहली बात है कि किसी भी लैंग्वेज के 2 पहलू होते हैं, 2 उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। 2 पहलू क्या क्या होते हैं, कोई भी लैंग्वेज को पढ़ोगे तो या तो आप उसके मीनिंग पे गौर करोगे, है ना, उसके मीनिंग पे गौर करोगे, या फिर उसके स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर मतलब उसकी बनावट पर गौर करोगे। ये 2 ही एस्पेक्ट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। तो किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को लैंग्वेज के अंदर हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक मीनिंग के आधार पर, दूसरा स्ट्रक्चर के आधार पर। जब मीनिंग के आधार पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं तब उसको कहा जाता है ट्रोप्स, और जब उसको कैटेगराइज करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बेस्ड पे तब उसको कहा जाता है स्कीम। यहाँ तक क्लियर है। इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर में कि उसके शब्द के जो ऑर्डर होते हैं, क्रम होते हैं, उसके साउंड होते हैं, जो ध्वनि होती है ना, उसके स्ट्रक्चर होते हैं, अगर उस पर उसको बदल बदल करके अगर हम कैटेगराइज करेंगे तब वो कहलाता है आपका स्कीम्स।
और अगर मीनिंग में चेंजिंग हो रहा है तब उसको कहते हैं हम क्या, मतलब उसके शब्दों के अर्थ में जब बदलाव हो जाता है तब उसको कहते हैं हम ट्रोप्स। तो ये सारी बातें क्लियर होगी। तो ट्रोप्स और स्कीम को ध्यान रखना कि इसको फिगर ऑफ स्पीच को कैटेगराइज किया जाता है ट्रेडिशनली, है ना। पहला ट्रोप्स और दूसरा आपका स्कीम हो जाता है। अब यहाँ पर ट्रोप्स का अगर डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब होता है डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से। ट्रोपोस से ये वर्ड आया हुआ है जिसका मतलब होता है टर्न, यानी कि बदल देना, उसका मीनिंग को चेंज कर देना, ये कहलाता है आपका ट्रोप्स। दूसरा है डेफिनेशन, इसका क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वर्ड्स आर यूज्ड इन ए सेंस डिफरेंट फ्रॉम दियर लिटरल मीनिंग। वही बात है ना, पहले से देखते आ रहे हैं। इसका मतलब है अ टर्निंग ऑफ मीनिंग, जिसका मतलब क्या कह सकते हैं कि ऐसा अलंकार जिसमें शब्दों का प्रयोग जो होता है उनके जो रियल अर्थ होते हैं, उसके जो वास्तविक अर्थ होते हैं उससे अलग अर्थ में जब किया जाता है तब कहा जाता है कि हाँ, इसका अर्थ में जो है वो टर्न ले लिया, अर्थ ने उसका टर्न ले लिया है, मतलब मोड़ ले लिया है, बदल लिया है खुद को, तब उसको कहा जाता है ट्रोप्स। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसका फोकस, मेन फोकस होता है सिमेंटिक चेंज यानी चेंज ऑफ मीनिंग पर, ठीक है। चेंज ऑफ मीनिंग यानी कि अर्थ में जो परिवर्तन होता है तब उसको कहा जाता है ट्रोप्स। यहाँ तक बातें क्लियर है। इसके ये सारे एग्जाम्पल है, सिमले है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटोनिम है ना, सिनक्डिकी है, ये सारे जो आते हैं, ये सारे कैटेगरी किस में आते हैं, ये सारे कैटेगरीज आपके आते हैं ट्रोप्स के अंदर ट्रेडिशनली। दूसरा होता है स्कीम्स, है ना। स्कीम्स जरा देख लो, अभी समझा दिया, सारी बातों को समझा दिया हूँ, बस फास्ट फॉरवर्ड इसको देखते जाना है और थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ा करके देख सकते हो अगर इन चीज़ों को आप पढ़ रखे हो तो। लेकिन मैं कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा आगे चल करके सब इंडिविजुअल टॉपिक पे, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। स्कीम का क्या दे रखा है यहाँ पर जरा देखते हैं। यहाँ बोल रहा है डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्कीमा, उसको भी, है ना, आप अगर देखो ट्रोप्स को भी ट्रोपोस से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, इसको भी लिया गया है स्कीमा यानी कि ग्रीक वर्ड से। इसका मीनिंग होता है फॉर्म या फिर शेप, जिसका मतलब क्या होता है, आकार बोल सकते हो, रूप बोल सकते हो, स्ट्रक्चर बोल सकते हो, तो वही बातें हैं, है ना। फिर बोल रहा है इसका डेफिनेशन है कि अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डील्स विद द अरेंजमेंट और ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, यानी कि अ चेंज ऑफ फॉर्म, जब मीनिंग में चेंजिंग हो तब उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोप्स बोलते हैं। लेकिन अगर इसके फॉर्म, इसके स्ट्रक्चर में बदलाव हो तब इसको हम क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा अलंकार जो शब्दों के क्रम या फिर उसके स्ट्रक्चर से संबंधित होता है, उसके रूप में जब परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ फॉर्म होता है, तब उसको कहा जाता है स्कीम्स। यहाँ तक क्लियर है। इसका मेन फोकस होता है स्ट्रक्चर और फोनेटिक पैटर्न पर, यानी कि इसके जो संरचनात्मक तरीका है, स्ट्रक्चर जो होता है उसके पैटर्न पर ये डिपेंड करता है स्कीम्स, है ना। और इसके फोनेटिक का मतलब जानते हो, साउंड वाले प्रक्रिया, है ना, साउंड में जब परिवर्तन हो। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसके ये सारे एग्जाम्पल हैं, एलिट्रेशन है, तो ये सारे इसको देख लेना एक बार, ठीक है। फिर बात करते हैं सीधा हम क्या, इसके एमसीक्यू पर, मतलब इतने सारे डेफिनेशन पढ़े तो इसमें एमसीक्यू क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि एक फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, तो अभी देखिए रेटोरिकल फिगर होता है, मीटर नहीं होता है ना, यानी कि छंद नहीं होता, राइमिंग फिगर नहीं होता, राइमिंग इमेज नहीं होता, रेटोरिकल इफेक्ट होता है फिगर ऑफ स्पीच। ये सारी बातें अभी समझा चुका हूँ, रेटोरिकल सेंस क्या होता है क्या नहीं होता है ना। फिर है अ फिगर ऑफ स्पीच इज, इसका डेफिनेशन क्या है, तो अभी देखे एन इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ रेटोरिकल इफेक्ट, तो ये वाला वर्ड कैच करके आप रखना, ठीक है। फिर यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन, ट्रेडिशनली फिगर्स ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड इनटू, तो ट्रेडिशनली स्कीम्स और ट्रोप्स दो कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। फिर है फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड, तो अभी देखिए रेटोरिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, खास करके ट्रेडिशनल फिगर्स ऑफ स्पीच। बात करते हैं फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच देखने जा रहे हैं, ये है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करें तो अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, इसके पहले हम देखेंगे इसके डेफिनेशन पर, है ना, इसका डेफिनेशन एलिट्रेशन का क्या होता है। तो बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है बोल रहा है एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड, सेम लेटर और सेम सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर मेनली टू प्रोड्यूस रिदम, ब्यूटी एंड एम्फेसाइज। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एम्फेसिस, यहाँ पर कहने की ये कोशिश कर रहा है कि जब दो उससे अधिक शब्द पास पास होते हों और उनकी शुरुआत किससे होती हो, उसकी शुरुआत होती हो खास करके, यानी कि किसी साउंड से, है ना, सेम तरीके के साउंड से, सेम तरीके के लेटर से और फिर सेम तरीके के सिलेबल से, तब उसको हम कह देते हैं एलिट्रेशन। और इससे क्या होता है कि ज़्यादातर रिदम जो होता है
रिदम जानते हो, लय को बोलते हैं, है ना। सुंदरता ब्यूटी हो गया यहाँ पर, एम्फेसिस यानी कि जोर हो गया। तो जब जोर पैदा करने के लिए जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, रिदम पैदा करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और शब्दों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, तब इसको कहते हैं हम एलिट्रेशन। और किससे पैदा होगा? रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड, या फिर रिपीटेशन ऑफ द सेम लेटर्स, या फिर रिपीटेशन ऑफ द सेम सिलेबल्स से। समझ गए बात को? अब यहाँ पर बात करते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं जरा देख लो। यहाँ पर एग्जाम्पल होता है, जैसे मैं हिंदी में अगर बात करूँ तो आपने कभी सुना होगा कि चिंटू की चाची ने चांदी के चम्मच से चिंटू को चटनी चटाया। इस तरीके से देखो, च च च च च, मतलब एक ही लेटर बार बार वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। इससे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से उसको पेश किया गया है ना। तो वही वाली बात यहाँ भी है। यहाँ पर एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं, हाउ हाई हीज हाईनेस होल्ड्स हीज हॉटी हेड। देख रहे हो, इसका अर्थ नहीं देखेंगे, अभी फिलहाल समझेंगे एलिट्रेशन होता क्या है। यहाँ पर देखो, इसको पढ़ रहे कितना अच्छा लग रहा है पढ़ के, हाउ हाई हीज हाईनेस होल्ड्स हीज हॉटी हेड, है ना। मतलब कितना ऊंचा उसकी क्या बोलते हैं उसको, हाईनेस का मतलब एकदम महामहिम जिसको बड़े लोगों को कहा जाता है ना। अपना जो हॉटी हेड है, घमंडी सिर है, उठाए हुए है। तो ये सारे इसके मीनिंग है, लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा आप एलिट्रेशन को समझ रहे हो कि नहीं, कि यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल कैसे हुआ है। देखो, हा 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 ऐसे साउंड यहाँ पर इस्तेमाल आया है, एच एच एच, ये सारे इस्तेमाल में आए हैं। तो इसको बोल देंगे कि यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है ना। फिर यहाँ पर है अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड, लोड एल, लर्निंग एल, लंबरिंग एल। देख रहे हो, तो एल 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 एल, इस तरीके से यहाँ पर एल लेटर का क्या हुआ है, रेपिटेशन हुआ है। तो रेपिटेशन से इसकी सुंदरता, इस पंक्ति की सुंदरता को बढ़ाई गई है। स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विथ स्टॉर्म्स ऑफ फेट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रगलिंग, स्टॉर्म। देख रहे हो, एस एस एस, ये सारे का रेपिटेशन हुआ है। ध्यान रखना कि इस सीरीज में जब भी मैं कुछ इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और वो सारे लाइन जो किसी ना किसी आपके किसी के वर्क से लिया गया है, तो इस राइटर का नाम और इसके वर्क का नाम ध्यान में रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं जो कई बार आपके एग्जाम में, खास करके नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ ये वाला सेंटेंस है किसकी रचना, किसकी वर्क से ली गई है ना। तो आपको राइटर का भी नाम ध्यान में रखना होगा, तो उसको मैं मार्क कर दिया हूँ ब्रैकेट में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते जाना। अगर रख पाते तो बहुत अच्छी बात है, आपके मार्क्स ऐड ऑन होते जाएंगे। यहाँ पर बोल रहा है, डीप इनटू द डार्कनेस डेयरिंग टू ड्रीम ड्रीम्स नो मॉर्टल एवर डेड। देख रहे हो, डी 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 डी, ये सारे लेटर्स के यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो एलिट्रेशन का इस्तेमाल है, आप समझ गए है ना। ये किससे ली गई है? एडगर एलन पो की एक जो रचना है द रेवन करके, इससे ली गई है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। फिर अगला बोल रहा है, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू, द फ्यूरो फॉलोड फ्री। एफ एफ एफ, ये सारे लेटर्स आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। अगर अच्छे तरीके से इसको पढ़ा जाए, प्रोनाउंस किया जाए, तो सुनने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। फिर से इसको पढ़ के जरा देखो कि नहीं लगता है सुंदर ये। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, द फ्यूरो फॉलोड फ्री। तो एफ 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 इस तरीके से रिपीट करके इसकी सुंदरता को बढ़ाई गई, इसलिए इसका क्या कहेंगे कि यहाँ पर कौन सा अलंकार का इस्तेमाल है? यहाँ पर इस्तेमाल है एलिट्रेशन का। तो ये किसकी बुक से ली गई है? कॉलरेज की बुक से ली गई है, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। और इसको मैं याद करवा दिया हूँ ट्रिक के थ्रू। अगर आपको इसका ट्रिक पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि इसके ट्रिक को मैं कैसे आपको याद करवाया था, है ना। बात करते हैं, ये सारी बातें क्लियर है। अब इसके बेस्ट पर थोड़ा सा एमसीक्यू देख लो कि क्या क्या है इसके एमसीक्यू। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं? तो ये जानते हो लाइक एंड एज का इस्तेमाल कब करते हैं, अभी आगे देखेंगे, है ना। इसका जो डेफिनेशन है, रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड, लेटर और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स। दो या दो से अधिक शब्दों में जब सेम साउंड का इस्तेमाल हुआ हो, सेम लेटर्स का, फिर सेम सिलेबल का इस्तेमाल होता है, रिपीट होता है, तब उसको कहते हैं हम एलिट्रेशन, है ना। तो इसका डेफिनेशन आप देख लिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर पूछा है कि इसमें बताओ ये वाले सेंटेंस में, हाउ हाई हिज हाईनेस होल्ड्स हिज हॉटी हेड, इसमें कौन सा इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है? तो एलिट्रेशन का है। एच एच एच, ये सारे रिपीट हो रहे हैं, क्लियर। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर बोल रहा है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है फिगर ऑफ स्पीच का इस लाइन में, अ लोड ऑफ लर्निंग लंबरिंग इन हिज हेड, एल एल
एल का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि सेम लेटर का यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है, इसलिए बोलेंगे क्या कि यहाँ पर एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। अगला क्या बोर्ड है जरा देखते हैं। बोर्ड है इन विच लिटरेरी वर्क डू वी फाइंड द एलिट्रेटिव लाइन, किसमें डीप इनटू द डार्कनेस, डेयरिंग टू ड्रीम, ड्रीम्स नो मॉर्टल एवर डेड, डी 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 ऐसे करके इस्तेमाल आया है। इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कि ये सेंटेंस जो है किसकी रचना से ली गई है और कौन से बुक से ली गई है। तो एडगर एलन पो को ध्यान में रखोगे, ठीक है, द रेवन से ली गई है, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको मैं कहता हूँ याद कर लो, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम को टफ बनाना हो तो इसी तरीके के सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं कि आप कितनी गहराई से सारे वर्क्स को पढ़े हो। और सारे वर्क्स को पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा जाता, उतना पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है, लेकिन उसके बुक में अगर कोई भी तरीके की खासियत है तो वो सारे सेंटेंस को ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि बताओ ये वाला जो सेंटेंस है इसमें से एलिट्रेशन का कौन सा एग्जाम्पल है कॉलरिज की रचना द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से। तो ये वाला अभी मैं आपको बोला था ध्यान में रखने की कोशिश करना। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू, द फ्यूरो फॉलोड फ्री। तो एफ 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 करके एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ, ये तो आप पकड़ लिए। किसकी रचना से है? कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से ली गई है, इसको ध्यान में रखोगे। बात करते हैं यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन बोर्ड है क्या कि अ स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रगलिंग विथ स्टॉर्म्स ऑफ फेट। इसमें बोर्ड है कि एलिट्रेशन डेमोन्स्ट्रेट तो किया गया है, लेकिन कौन से साउंड का रिपीटेशन हुआ है? तो देख पा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, एस 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 का रिपीटेशन हुआ है और एस साउंड का यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है, करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं एंटी क्लाइमेक्स के ऊपर, ठीक है, और ये वीडियो जैसे ही आप देख लेते हो तो ग्रुप में आप टेस्ट लिखने के लिए रेडी हो जाना। वो भी एक तरीके का एक बहाना ही है टेस्ट आपके रिवीजन कराने के, ठीक है। और कब कैसे क्या रिवीजन करना है आप लोग को तो पता ही है, कैसे वहाँ पर मैं टेबल मेंटेन कराता हूँ, कैसे आपका नोटबुक मेंटेन कराता हूँ। बात करते हैं एंटी क्लाइमेक्स, नेक्स्ट टॉपिक है। इसके डेफिनेशन को जरा देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या कहने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर है इसका डेफिनेशन, एक सेकेंड रुको जरा सा, मैं इसको मोड़ लेता हूँ ऐसे, वरना वीडियो बैक जा सकती है। बात करते हैं इसके एंटी क्लाइमेक्स के डेफिनेशन को, देखते हैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ेंगे, है ना। एंटी क्लाइमेक्स इज अ रेटोरिकल डिवाइस इन विच आइडियाज आर प्रेजेंटेड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, मूविंग फ्रॉम समथिंग सीरियस और ग्रैंड टू समथिंग ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट, ऑफन क्रिएटिंग अ ह्यूमरस और एब्सर्ड इफेक्ट। क्या मतलब है, इकट्ठे जरा समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एंटी क्लाइमेक्स एक तरीके का अलंकार है, एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें बड़ी बड़ी बातें या फिर गंभीर विषय की से बातें से शुरू हो करके धीरे धीरे मामूली या फिर तुच्छ चीज़ तक पहुँचती है ना। इससे कई बार मज़ेदार और फिर अजीब असर पैदा होता है। जैसे इसका अभी एक समझेंगे, इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे कि क्या कहने का मतलब है। यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि सीरियस बातों से स्टार्ट होगी, वो सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका सीरियस बातों से और धीरे धीरे नीचे उतरेगा बिल्कुल ही तुच्छ बातों पर। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे है कि मान लो एक सेंटेंस है कि वह लड़का जो है पहाड़ पर चढ़ा, फिर समुद्र पार किया, फिर जंगल को जीत लिया और फिर केले के छिलके पर फिसल गया। देख पा रहे हो, मतलब गहराई से सीधा जा करके क्या कि बहुत ही वीर है भाई, पहाड़ पे चढ़ गया, समुद्र पार कर लिया, है ना, और एक तरीके से मतलब कोई युद्ध भी जीत लिया, है ना, जंगल पार कर लिया और फिर केले के छिलके पर जा करके फिसल गया। तो एक बड़े बड़े साहसिक काम को दिखाया गया है यहाँ पर, और अंत में क्या हो रहा है, एक मजेदार गिरावट के बारे में कह रहा है। तो सीरियस टोन से स्टार्ट होगा और एक इनसिग्निफिकेंट बातों से, मामूली बातों से, तुच्छ बातों पर जाकर के वो सेंटेंस एंड करेगा। तब वहां पर कहा जाता है कि इसमें एंटी क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स शब्द को आप पहले से भी जानते होगे, यहाँ भी पढ़ोगे क्लाइमेक्स, और क्लाइमेक्स में भी देखेंगे इसका जस्ट उलट होगा। वहां पर क्या होगा, छोटी छोटी बातों से स्टार्ट होगी, है ना, और वहां पर बड़ी बातों पर जाकर के एंड होगी, तब उसको कहेंगे क्लाइमेक्स। थोड़ा सा इसका उल्टा होगा, एंटी क्लाइमेक्स का मतलब भी समझ गए यहाँ पर, ठीक है। और भी अगर इसका और भी एग्जांपल देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर है, जैसे कि मान लो कि एक लड़का है जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है, इम्तिहान में एग्ज़ाम में एकदम टॉपर बन गया है ना, और सबको पीछे छोड़ दिया है, और जैसे ही शाम के टाइम में एग्ज़ाम से मतलब रिजल्ट को देख करके जैसे ही शाम में घर पहुँचता है तो माँ से डांट खा रहा है, अरे तुमने फ्री के धनिया पत्ते नहीं लाए, मर गधे को,
है ना। तो इस तरीके की जो बातें होती है, बड़ी बड़ी बातें मतलब प्रशंसा की बातें कह दी जाए और लास्ट में एकदम अशोभनीय बातों पर एंड कर जाए, तब उसको कहते हैं एंटी क्लाइमेक्स। बात करते हैं इसके जो रियल एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है जरा बात करते हैं। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स एंड हिज वॉच ऑल एट वन फेल स्वूप। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर दिखाया गया है एकदम बहुत ही दुखद और गंभीर गंभीर जो यहाँ पर लॉस हुआ है उसके बारे में, है ना। जैसे कि यहाँ पर है कि उसने अपनी वाइफ को खो दिया, अपनी बेटी को खो दिया, अपने बेटे को खो दिया, और लास्ट में कहाँ पर इस सेंटेंस को गिरा रहा है, सीधा आकर के कह रहा है कि उसने लास्ट में अपने वॉच को भी खो दिया, है ना। तो अचानक जब इसका अंत सिर्फ एक घड़ी खोने की बात से हो रही है ना, जो बाकी ये सबके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मामूली बात है ना, वाइफ और डॉटर और सन्स के कंपैरिजन में बहुत मामूली सी बात है, तब इसको कहते हैं कि गंभीर से जब तुच्छ बदलाव होता है तब वहाँ पर किसका क्रिएशन होता है, एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच का क्रिएशन होता है। बात समझ गए। फिर अगला सेंटेंस में समझोगे, हियर दो ग्रेट अन्ना whom three realms obey dost sometimes counsel take and sometimes tea। यहाँ पर ये कहने का मतलब होता है, इसमें ये कहने का मतलब ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर अन्ना को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महान दिखाया गया है, जिसकी आज्ञा जो है वो तीन तीन, देख रहे हो, थ्री रियाम्स यानी कि तीन तीन राज्य इनकी आज्ञा को मानते हैं। और इतनी महानता के बाद अचानक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी ये बड़ी बड़ी सलाह भी लेते हैं। मतलब देख रहे हो, तीन तीन राज्य के राजा जो हैं इसकी बात को मानते हैं, लेकिन इन्हें बाद में लोगों के काउंसिल लेने पड़ते हैं, सलाह भी लेने पड़ते हैं। और लास्ट में क्या बोल रहा है, एंड समटाइम्स टी, और बस कभी कभी चाय भी पी लेते हैं। मतलब देख रहे हो, इनकी पहले एकदम दिखाया गया है इनका क्या दबदबा है, इनका क्या रुतबा है, और धीरे धीरे बताया गया कि देखो भैया तीन तीन राज्य के लोग इनकी बातें मानते हैं, लेकिन ये भी कई बार क्या करते हैं, दूसरे से सलाह लेते हैं, कई बार छोटे लोग के साथ बैठ के चाय भी पी लेते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हैं। मतलब राज्य सत्ता से सीधे चाय पीने जैसी साधारण चीज पर आ जाना है, इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लाइमेक्स बोलेंगे। बात समझ गए। फिर यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है, एंड दो डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर लेफ्टिनेंट कॉलोनल यानी कि लेफ्टिनेंट कर्नल की बात कर रहा है, टू द अर्ल ऑफ मार। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले डलहौजी को यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध का देवता कहा गया है, एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया स्टार्टिंग में, लेकिन तुरंत उसको घटा करके सिर्फ उसको लेफ्टिनेंट कर्नल कह दिया गया है, मतलब एक साधारण पद को बताया गया है। मतलब देवता से सीधे छोटे जो एक सैन्य पद होता है उस पर गिरा देना, यही कहलाता है एंटी क्लाइमेक्स। फिर अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है, द स्वॉर्ड, द गन, द न्यूक्लियर बॉम्ब एंड देन द स्टोन इन योर चाइल्ड्स हैंड। तो ये सारे सेंटेंस पढ़ करके आपको समझना होगा कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है ना। तो पकड़ में आना चाहिए कि ये एंटी क्लाइमेक्स है या नहीं है। जैसे इसमें ये कह रहा है कि शुरू में क्या कह रहा है, बड़ी बड़े हथियारों के बारे में कह रहा है, सोर्ड के बारे में कह रहा है, तलवार के बारे में, गन के बारे में, और न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, और सीधा एक बच्चे के हाथ में तुरंत ही एक स्टोन को थमा दे रहा है ना। मतलब स्टोन जो है बाकी हथियारों के सामने बहुत ही तुच्छ है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स होता है। बात समझ गए। फिर अगला एग्जाम्पल बोल रहा है, शी कंक्वेयर्ड लैंड्स, रूल्ड किंगडम्स, इंस्पायर्ड जनरेशंस एंड ट्रिप्ड ओवर योर चेयर। यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पहले उसने कई बड़ी बड़ी जमीनें जीत ली, है ना, फिर कई राज्यों पर राज किया, फिर कई सारे जनरेशंस को उसने इंस्पायर भी किया, और अंत में क्या किया, अंत में लिख दिया है कि कुर्सी पर ठोकर खा के गिर भी गई, है ना। शी जो है यानी कि कोई महिला है जो कि गिर भी गई। यहाँ पर क्या हो रहा है कि गंभीर से एक मामूली बात की ओर गिर जाना, यही कहलाता है आपका एंटी क्लाइमेक्स। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, कुल मिलाकर के अगर मैं बातें करूं कि एंटी क्लाइमेक्स का पैटर्न क्या होता है, कि बड़ी बड़ी बातें होंगी और अचानक छोटी या मामूली बात पर आके रुकेगी, जिससे हास्य का पैदा होता है, किसी विडंबना का पैदा होता है, एब्सर्ड इफेक्ट वहाँ पर पैदा होता है, फन का वहाँ पर मतलब फन प्रोड्यूस होता है वहाँ पर, तब उसको कहा जाता है क्या, एंटी क्लाइमेक्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं इसके बेस्ट पर, जितने सारे आपके एमसीक्यू बनते हैं। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, व्हाट डज एंटी क्लाइमेक्स मीन इन फिगर ऑफ स्पीच। एंटी क्लाइमेक्स का क्या मतलब होता है, ग्रेजुअल राइज फ्रॉम ट्रिवियल टू सीरियस आइडियाज। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि तुच्छ
तुच्छ बातों से, छोटी छोटी बातों से गंभीर विचारों की ओर धीरे धीरे बढ़ना ही एंटी क्लाइमेक्स बोलता है? नहीं, वो कहलाता है क्लाइमेक्स, इसका उल्टा। लेकिन अगर बात करें सडन फॉल फ्रॉम सीरियस और इंपॉर्टेंट आइडियाज टू ट्रिवियल और एब्सर्ड वंस, यानी कि गंभीर या फिर कोई महत्वपूर्ण विचार है उससे अचानक गिर करके मामूली या फिर हास्यास्पद बात पर आ जाना ही क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है एंटी क्लाइमेक्स। तो ये दोनों क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स उल्टे होते हैं। फिर बोला रिपीटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, तो ये तो कहलाता है एलिट्रेशन, जो अभी अभी देखे है ना। फिर बोला डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जब टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच, तब इसको मेटाफर बोलते हैं, ना कि एंटी क्लाइमेक्स। मेटाफर को आगे देखेंगे, ठीक है। तो एंटी क्लाइमेक्स के हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर अगला क्या कह रहा है जरा बात करते हैं। यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी क्लाइमेक्स, का एग्जाम्पल कौन है? यहाँ पर क्या बोल रहा है? द साइलेंस वॉज लाउडर देन थंडर। अगर पूरे आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कह रहा है खामोशी गरज से ज्यादा तेज होती है ना। तो यहाँ पर साइलेंस और यहाँ पर है आपका थंडर, यानी कि गरजना, है ना। इसको ज्यादा तेज यहाँ पर कहा गया है साइलेंस को, कि गरजना से भी ज्यादा यहाँ पर तेज कौन है? साइलेंस है ना। खामोशी असल में कभी लाउड तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पर असल में विरोधाभास पैदा होता है। तो पैराडॉक्स भी कई बार बोल देते हैं, ऑक्सीमोरन जैसा भी प्रभाव यहाँ पर है। तो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर पैराडॉक्स, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल है, फिर ऑक्सीमोरन जैसा प्रभाव है ना। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स इसको नहीं कहेंगे। यहाँ पर ये वाला सेंटेंस है, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज डॉटर, हिज सन्स एंड हिज वॉच। देख रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ों के लॉस के बारे में कह रहा है, लास्ट में एक छोटे से तुच्छ चीज़ के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि उसने ये सारी बात को खो दिया है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि पहले गंभीर हानि हुई, है ना, परिवार की हानि हुई, और अंत में यहाँ पर एक मामूली घड़ी की हानि हुई, तब यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? एंटी क्लाइमेक्स। ये आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोला लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है जरा बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जीवन बस एक चलता फिरता साया है, शैडो है, छाया है ना। मतलब यहाँ पर लाइफ को, जीवन को वॉकिंग शैडो कहा गया है, समझ पा रहे हो? यानी कि जीवन की तुलना सीधे किसी वस्तु और फिर किसी सीधे किसी छोटी सी चीज़ से की गई है। तो जब डायरेक्ट तुलना होती है, सीधे जब तुलना होती है, डायरेक्ट तुलना होती है, तब वहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये आप आगे पढ़ोगे। यहाँ पर बोल रहा है द स्टार्स डांस्ड प्लेफुली इन द स्काई। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तारे जो हैं आकाश में खेलते हुए नाच रहे थे। इसका क्या मतलब हुआ? असल में तारे नाच तो सकते नहीं, है ना, लेकिन उसके मानवीय क्रिया के को दिखाया गया। मतलब नाचना खेलना एक ह्यूमन का, किसी पर्सन का ऐसा हो सकता है नेचर। तो एक तरीके से स्टार्स को यहाँ पर क्या किया गया है? पर्सोनिफिकेशन किया गया। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है? पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसका असल में आंसर आपका बी नंबर था। फिर बोला द लाइन हियर दो ग्रेट अन्ना whom three rhymes obey dost sometimes counsel take and sometimes tea creates humor through। यहाँ पर ये कह रहा है कि इस पंक्ति से एक हास्य का मतलब हास्य उत्पन्न हो रहा है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो एंटी क्लाइमैक्स है। क्लियर? यहाँ तक बात को समझ गए? अभी अभी समझाया था इस लाइन को। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है हु इज द टारगेट ऑफ मॉकरी इन द लाइन। इसमें किसको टारगेट किया गया है? मजाक के रूप में, है ना। किसका उपहास उड़ाया गया है, किसका मजाक उड़ाया गया है? एंड दो डलहौजी द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर लेफ्टिनेंट कॉलोनल टू द अर्ल ऑफ मार। इस सेंटेंस में किसका मजाक उड़ाया गया? तो ऑब्वियस सी बात है, जो लॉर्ड डलहौजी थे, इतिहास में पढ़े होंगे, है ना। तो इसके बारे में इसका मजाक उड़ाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी। क्लियर है? फिर आगे क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला सेंटेंस बोल रहा है इन द लाइन शी कंक्वेड लैंड्स, रूल्ड किंगडम्स, इंस्पायर्ड जनरेशंस एंड ट्रिप्ड ओवर ए चेयर। ह्यूमर इज क्रिएटेड बिकॉज इट शिफ्ट सडनली फ्रॉम ग्रेटनेस टू समथिंग सिली। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है? ह्यूमर का क्रिएशन हुआ है, यानी कि मजाक का यहाँ पर क्या हुआ है? हास्य उत्पन्न हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये किसी महान सी बात से अचानक बेवकूफ़ी वाली बात पर आ जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहा है कि ये एंटी क्लाइमेक्स का इस्तेमाल किया है। क्लियर? तो ये सारे एग्जांपल्स तो पहले भी देखे थे। अब बात करते हैं एंटीथेसिस के बारे में। एंटीथेसिस है क्या? एंटीथेसिस का मतलब होता है एक तरीके से विरोधाभास पैदा होना, है ना। यहाँ पर इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि antithesis is a rhetorical device in which two opposite words, ideas or clauses are placed in sharp contrast within the same sentence, usually in balanced or parallel form to create emphasis and clarity। इसका इकट्ठे मीनिंग अगर बात करें तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एंटीथेसिस वैसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो
एक ऑपोजिट वर्ड्स होंगे, या फिर दो ऑपोजिट विचार होंगे, दो ऑपोजिट फ्रेज भी हो सकते हैं, क्लॉजेस भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि एक ही वाक्य में ये दोनों को रखे जाते हैं ताकि फर्क साफ साफ दिखाई दे और बात पर जोर दिया जा सके, तब इसको कहते हैं हम एंटीथेसिस। नहीं समझे होगे तो यहाँ पर बात करते हैं। ये सबसे पहली बात है कि यहाँ पर बैलेंस्ड और पैरेलल फॉर्म को ध्यान में रखने की कोशिश करना, ठीक है, और वहाँ पर एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए, जोर और फिर उसको स्पष्टता क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दो अपोजिट वर्ड्स, आइडियाज और क्लॉजेस के थ्रू। देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे सेंटेंस आ सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एकजुट रहते हैं तो मजबूत रहते हैं, और जब बट जाते हैं तो हार जाते हैं। योगी जी वाला पता है ना आपको, कटेंगे नहीं बटेंगे तो कटेंगे, समझ रहे हो, तो वो वाली बात है। लेकिन वहाँ पर वो एक ही सेंटेंस है, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, एक ही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर दो विपरीत आइडियाज है। देखो कैसे कह रहा है कि जब हम एक साथ खड़े रहेंगे तब तब हम मजबूत रहेंगे, और जब हम बट जाएंगे तब हमारा पतन हो जाएगा, तब हम हार जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से दो विपरीत यहाँ पर फ्रेज है। सबसे पहली बात तो इससे पकड़े कि यहाँ पर एंटीथेसिस है। दूसरी बात है कि बैलेंस्ड कर रहा है, दोनों यहाँ पर जो फ्रेज है वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। एक तरफ से कोई खड़ा हो रहा है तो दूसरी तरफ से उसको कोई गिरा रहा है, आते वो गिरा रहा है उसको फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, खड़ा रखने की, है ना। ये सेंटेंस से ये पता चल रहा है। तो यहाँ तक समझ पा रहे हो कि क्या यहाँ पर कहने का अर्थ होता है एंटीथेसिस से। अगला सेंटेंस यहाँ पर क्या, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। बोला गलती करना इंसान की एक फितरत है, टू फॉरगिव डिवाइन, और माफ करना ईश्वर जैसा गुण है ना। दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है ना। एयर आने की गलती करना और किसी को माफ कर देना, तो देख रहे हो दोनों चीज आपस में विरोधाभास है एक तरीके से, लेकिन दोनों को बैलेंस करने के लिए दोनों का एक साथ एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है ना। फिर अगला क्या बोल रहा है, गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है, और इसको ध्यान में रखना कि ये हैमलेट से, शेक्सपियर के हैमलेट वाले नाटक से इसको लिया गया है। इस सेंटेंस को याद रखना, ठीक है। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि गिव एवरी मैन दाई ईयर, यानी कि हर किसी की बात ध्यान से सुनो, बट फ्यू दाई वॉइस, लेकिन बहुत कम लोगों को ही अपनी राय दो। ये इसका मीनिंग होता है, समझ के बात को। तो यहाँ पर दोनों बातों में विरोधाभास तो है, लेकिन बैलेंस्ड वे में है। एक तरफ से कह रहा है कि सुनो सबकी, लेकिन एडवाइस किसी को ना दो, है ना, फोकट का एडवाइस किसी को ना दो। ये एक सेंटेंस कहने का मतलब है, बैलेंस्ड है, विरोधाभास भी है दोनों में, इसलिए इसको कहते हैं क्या, इसलिए इसको एंटीथेसिस कह देते हैं। और ये सेंटेंस ध्यान रखना, गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, ये शेक्सपियर के हैमलेट से लिया गया सेंटेंस है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। देखो बेस्ट का भी यहाँ पर बोला है, वर्स्ट की भी बात यहाँ पर बोला है, एक ही सेंटेंस में, है ना। मतलब यह कह रहा है कि वह सबसे अच्छा समय था और सबसे बुरा समय भी था, समझ गए बात को। तो अच्छा, इसको ध्यान रखना, चार्ल्स डिकेंस के अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है, इसको भी ट्रिक से मैं याद करवाया हूँ, आपको पता होगा, है ना। और अगर आपको इसका ट्रिक याद है तो मुझे बता देना। डिकन से डिक्की बोला था, अगर आपको याद हो, आपके गाड़ी की डिक्की से रिलेट करने की कोशिश इस पर किया था, है ना। इसके चार्ल्स डिकेंस के और भी आपको रचना अभी तक याद होगी, है ना। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वह सबसे अच्छा समय था और वह सबसे बुरा समय भी था। तो यहाँ पर एंटीथेसिस का पैटर्न क्या होता है कि एक ही वाक्य में दो विपरीत बातों को रखना ताकि दोनों का अंतर और भी ज्यादा साफ और प्रभावशाली लगे, लेकिन दोनों बातों को आपस में बैलेंस्ड और पैरेलली रखा जाना ही कहलाता है एंटीथेसिस। तो बिल्कुल बात यहाँ पर स्पष्ट है ना। बात करते हैं इसके एमसीक्यू के ऊपर में कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ क्या बोला है कि व्हाट इज एंटीथेसिस इन फिगर ऑफ स्पीच, रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। तो ये तो भैया कहलाता है आपका ये आपका क्या कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है। या ह्यूमरस फॉल फ्रॉम सीरियस टू ट्रिवियल, सीरियस से ट्रिवियल की तरफ जाए और ह्यूमरस फॉल हो, तब इसका मतलब क्या होता है, मतलब गंभीर बात से मजाकिया बात पर अचानक गिर जाना एंटी क्लाइमेक्स कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बोला प्लेसिंग अपोजिट आइडियाज इन बैलेंस्ड और पैरेलल फॉर्म फॉर एम्फेसिस। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो अपोजिट विचार होते हैं संतुलित या फिर समानांतर रूप से उसको जब रखा जाता है तब उसको क्या कहा जाता है, तब उसको कहा जाता है आपका एंटीथेसिस। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर बोला कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों से
की जब तुलना की जाती है, असमान चीज़ों की तुलना की जाती है, कौन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, लाइक और एज का इस्तेमाल करते हुए, तब वहाँ पर इस्तेमाल होता है सिमिली का, है ना। तो सिमिली को आगे देखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल, एंटीथेसिस का एग्जाम्पल सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस का एग्जाम्पल कौन है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। देख पा रहे हो? तो मुझे उम्मीद है कि इसको भी समझ पा रहे होंगे कि क्या इसका मतलब है। वैसे भी अभी भी बताया था कि जब हम एकजुट रहते हैं तो मजबूत रहते हैं, और जब हम बट जाते हैं तो हमारा पतन हो जाता है, हम गिर जाते हैं। तब इसको क्या कहा जाता है, एंटीथेसिस कहलाता है। विरोधाभास पैदा हो रहा है दोनों बातों में, इसलिए। ठीक है, फिर बात करते हैं द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू। यहाँ पर किसका इस्तेमाल है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर इस्तेमाल है एलिट्रेशन का, है ना। यहाँ पर एफ 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 करके इस्तेमाल में आया है, इसलिए। फिर है लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो। यहाँ पर बोला जीवन तो है लेकिन बस एक चलता फिरता शैडो है ना। तब यहाँ पर किसका है, यहाँ पर मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। ध्यान से देखोगे, मेटाफर को देखेंगे आगे तब पता चलेगा, है ना। फिर बोला डीप इनटू द डार्कनेस, डेयरिंग टू ड्रीम ड्रीम्स नो मॉर्टल एवर डेड। डी का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। और अगर इसके मीनिंग के हिसाब से देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या कर रहा है, डीप इनटू द डार्कनेस यानी कि गहरी अंधेरे में, डेयरिंग टू ड्रीम ड्रीम्स नो मॉर्टल एवर डेड यानी कि ऐसे सपने देखने की हिम्मत की जिन्हें किसी इंसान ने पहले किया ही ना हो। तो एक तरीके से यहाँ पर इमेजरी का भी इस्तेमाल हुआ है। तो दोनों का इस्तेमाल है, एलिट्रेशन और इमेजरी का। आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, कोई एक रहेगा, लेकिन यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो मुख्य जो बात है वो डी का रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल किसका हो रहा है, इसलिए इसका इस्तेमाल एलिट्रेशन का हो रहा है। तो जब इमेजरी वगैरह पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्यों मैं यहाँ पर इमेजरी कहा था। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ तक क्लियर है कि एंटीथेसिस का यहाँ पर एग्जांपल है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर थर्ड कह रहा है द लाइन टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, कॉन्ट्रास्ट विच टू आइडियाज। इसमें दो कौन कौन से आइडियाज यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट करते हैं, क्या मैन और विमेन, बिल्कुल नहीं। पास्ट एंड फ्यूचर, बिल्कुल नहीं। लाइफ एंड डेथ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ह्यूमन वीकनेस का और डिवाइन क्वालिटी का। इन दो चीज़ों के बीच यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, और इसमें किसका इस्तेमाल है, आप तो देख ही रहे हो, एंटीथेसिस का इस्तेमाल हो रहा है। बात करते हैं कि शेक्सपियर के हैमलेट से एक लाइन ली गई है, गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू दाई वॉइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एंटीथेसिस का एग्जाम्पल यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर अगर सीधी सी बात अगर कहें तो इसका मतलब आपको पता ही है कि हर किसी की बात सुनो पर कम लोगों को अपनी राय दो। ये किसका इस्तेमाल है, एंटीथेसिस का इस्तेमाल है। चलिए अगला बोर्ड है द फेमस लाइन जो है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन से लिटरेरी फॉर्म से लिया गया है, तो चार्ल्स डिकेन के अ टेल ऑफ टू सिटी से लिया गया। इस सेंटेंस को आप लोग ध्यान में रख लो, मैं सही बात बता रहा हूँ, पक्का ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये फेमस सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इसमें भी एंटीथेसिस का इस्तेमाल है। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का, बोर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। तो ऐसे भी टफ कर दिया जाता है कि चारों को मतलब चारों ऑप्शन को आप समझ पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल आसान है समझना अगर फिगर ऑफ स्पीच को ढंग से पढ़े हो। यहाँ बोला यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब हम एकजुट होते हैं तो टिके रहते हैं, जब हम बट जाते हैं तो गिर जाते हैं। तो ये सेंटेंस है एंटीथेसिस का। पूछा कौन नहीं है, आगे देखते हैं, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो यहाँ भी पता चल रहा है, यहाँ भी पता चल रहा है क्या कि गलती करना इंसान के फितरत में है, माफ़ करना ईश्वर जैसा गुण है। तो यहाँ पर भी दो आइडियाज़ आपस में कंट्रास्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी एंटीथेसिस है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, अभी देखे हमने, है ना। तो इसमें भी आपका एंटीथेसिस है, लेकिन एंटीथेसिस का एग्जाम्पल कौन नहीं है देखते हैं। द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फॉर्म फ्लू, यानी कि एफ यहाँ पर एफ इसका रिपीटेशन हुआ है, तो अभी ऑब्वियस सी बात है रिपीटेशन हुआ है तो एलिट्रेशन का इस्तेमाल है ना। तो नॉट बोला है तो एलिट्रेशन वाला एग्जांपल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं अपॉस्ट्रॉफी के बारे में। अपॉस्ट्रॉफी क्या इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है, जरा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अपॉस्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस समवन। यहाँ पर क्या कह रहा है जरा देखो, अब पूरा पढ़ लेते हैं। समवन हु इज डेड, absent और एन abstract आइडिया और थिंग as if it were present and capable of understanding। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच वैसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें बोलने वाला जो व्यक्ति होता है किसी मृत व्यक्ति को, या फिर वहाँ पर कोई अब्सेंट पर्सन हो,
है ना, या फिर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो यानी कि अमूर्त विचार हो, या फिर कोई बात हो, उससे ऐसे बात करता है जैसे वह व्यक्ति उसके सामने हो और उसकी बात को सुन करके उसको समझने के कैपेबल हो। मतलब है वो अमूर्त, वो कोई मूर्त रूप में खड़ा नहीं है, जीवंत रूप में खड़ा नहीं है, वहां पर वो प्रेजेंट भी नहीं है, कोई मृत व्यक्ति है, लेकिन बोलने वाला ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल करता है मानो कि वह मृत व्यक्ति उसके सामने खड़ा है और सारी बातों को उसकी समझ पा रहा है, तब वहां पर इस्तेमाल होता है एपस्ट्रॉफी का। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं क्या, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। थोड़ा मैं फास्ट इसलिए भी जा रहा हूँ क्योंकि कई लोगों का कहना है कि मैं बातें ज़्यादा करता हूँ पढ़ाता कम हूँ, लेकिन मैं सारे स्टूडेंट को लेकर के इकट्ठे चलने की कोशिश करता हूँ, जो तेज़ हैं वो भी, जो 10 साल से पंचवर्षीय योजना 2-2 बार कर चुके हैं उसके लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पहली बार लिटरेचर को पढ़ रहा है उसको भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो बेसिक से चीज़ों को समझ पाए। तो दोनों को बैलेंस करते हुए एक तरीके से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, तो किसी को इरिटेट होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ना, और है तो आप मुझे बता सकते हो ताकि मैं अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लूँ। वैसे भी स्पीड बढ़ाने की वहाँ पर ऑप्शन दे रखा हुआ है ना यूट्यूब पे, तो स्पीड बढ़ा करके देखा करो वीडियो को, है ना, अगर स्लो लगता हो तो। और अगर ज़्यादा स्पीड लग रहा हो, पहली बार देख रहे हो, पहली बार चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो धीरे से उसको स्लो भी कर लो, स्लो करने का भी ऑप्शन दे रखा है। बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल किसके बारे में दिया है। बोला है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। यहाँ पर कह रहा है क्या कि मिल्टन तुम्हें इस समय जिंदा होना चाहिए, है ना। मिल्टन से बातें कर रहा है, क्यों बातें कर रहा है भैया, ये इसलिए बातें कर रहा है, मतलब लग रहा है ना कि मिल्टन यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं और उसके लिविंग के बारे में बात कर रहा है, यानी कि मिल्टन की मौत हो चुकी है उसके बाद ये बात कही जा रही है ना। तो किसी के मरने के बाद ये बात कही जाए कि मिल्टन तुम्हें इस समय जिंदा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वो व्यक्ति सामने नहीं है लेकिन ऐसी बातें कर रहा है जिसे मिल्टन उसकी बातों को सुन के समझ भी रहा है ना। वो व्यक्ति उसके सामने प्रेजेंट है नहीं, फिर भी ये बातें कह रहा है। तो जॉन मिल्टन के बारे में लिखे हैं वर्ड्सवर्थ, और मैं आपको बता देता हूँ इनकी एक पोएम है लंदन 1802, है ना, 1802 एक इनके है एक रचना है, पोएम है वर्ड्सवर्थ की, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक रचना है लंदन 1802, उसी से ये सेंटेंस यहाँ पर लिया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे, है ना। क्यों है ये एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल, ये आप समझ गए, है ना, क्योंकि मिल्टन जीवित नहीं है लेकिन ये ऐसी बातें कर रहा है कि वो उसकी बातों को सुन रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है सेकंड में जरा बात करते हैं। बोल रहा है लाइफ, देखना कैसे बातें कर रहा है, लाइफ आई नो नॉट वॉट द आर्ट, है ना, आर्ट का मतलब होता है, दो का मतलब यू होता है, आर्ट का मतलब आर होता है, आप लोग जानते होंगे अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश को फॉलो कर रहे होगे तो। फिर यहाँ पर बोल रहा है बट नो दैट द एंड आई मस्ट पार्ट, यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हे जीवन, मैं नहीं जानता तुम क्या हो, पर इतना जानता हूँ कि एक दिन तुम और मैं अलग हो जाएंगे, है ना, पार्ट हो जाएंगे, पार्ट होना ही होगा, है ना। तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मतलब जीवन को देखो, ये जीवंत रूप से बात करने की कोशिश कर रहा है, जीवन से बात करने की कोशिश कर रहा है ना। तो इसमें किसका इस्तेमाल होगा, इसमें आपका अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होगा। और ये सेंटेंस लिया गया है चार्लोट ब्रॉन्ट की एक कौन सी रचना है, इनकी एक लाइफ, है ना, लाइफ एक रचना है इनकी, तो आप जानते होंगे, और उसी का सेंटेंस है ये वाला सेंटेंस, तो इसको भी ध्यान में रखोगे, इसमें भी आपका एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्रेल्टी यानी कि कमजोरी, दाई नेम इज विमन, तुम्हारा नाम औरत है। हालांकि ये विवादित सेंटेंस एक तरीके से, है ना, तो यहाँ पर शेक्सपियर का ये सेंटेंस है, ये हैमलेट से उठाया गया सेंटेंस है। यहाँ पर बोल रहा है फ्रेल्टी, कमजोरी, दाई नेम इज विमन, तुम्हारा नाम ही औरत है ना। तो इस तरीके से बात कर रहा है, ये कमजोरी को औरत नाम से पुकार रहा है, जैसे कि मानो कि वो कमजोरी इसकी बातों को सुन रही हो, है ना। तो इस तरीके से जब बातें करे तब इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है एपस्ट्रॉफी। यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं अगले सेंटेंस के ऊपर। यहाँ बोल रहा है क्या, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हे मृत्यु, देख रहे हो डेथ से बात कर रहा है, ओ डेथ, हे मृत्यु, वेयर इज दाई स्टिंग, कहाँ है तुम्हारा डंक, डंक मतलब स्टिंग मतलब समझते हो जैसे बिच्छू का डंक होता है, कहाँ है तुम्हारा डंक मतलब ए जिंदगी, तुम जो इतना कष्ट दे रहे हो, कहाँ है तुम्हारा कष्ट। फिर बोल रहा है ग्रेव यानी कब्र को बोल रहा है, हे कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, कहाँ है तुम्हारी विजय। तो देख लो जैसे बात कर रहा हो मानो कि ये डेथ से बातें कर रहा हो, डेथ उसके सामने खड़ी होकर के सुन रही हो, और ग्रेव यानी कि कब्र भी उसकी बातों को सुन रहा है। इस तरीके की बातें बाइबल में कही गई है ना। तो इसमें भी आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ है। फिर बात करते हैं रोल ऑन, अगला सेंटेंस है रोल ऑन दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशन, है ना,
रोल। अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, रोल ऑन। रोल ऑन का मतलब चलते रहो, है ना। दाउ डीप एंड डार्क ब्लू ओशन रोल, हे गहरे और गहरे नीले सागर चलते रहो, जैसे मानो सागर उसकी बातों को सुन रहा हो, है ना। तो इस तरीके से जब उसके सामने अब्सेंट हो या फिर किसी मृत से बात कर रहा हो, किसी ऑब्जेक्ट से बात कर रहा हो, किसी वस्तु से बात कर रहा हो, मानो कि वह वस्तु जो उसके सामने है खड़े होकर के सुन रही हो, समझ रही हो, तब वहाँ पर इस्तेमाल होता है एपस्ट्रॉफी का। इस चीज़ को आप ध्यान में रखने की कोशिश करना। और ये सेंटेंस ली गई है कहाँ से, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉर्ड बायरन की एक रचना जो है चाइल्ड पिलग्रिमेज करके, है ना, चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, है ना, तो इससे ली गई है, कैंटो 4 से ली गई है, ये मुझे याद है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप ध्यान में रखने की कोशिश करना कि कहाँ से, किसकी रचना से ली गई है। बात करते हैं इसके बेस्ट पर जितने सारे MCQ बने हैं, ये जरा देख लो। एपस्ट्रॉफी एज ए फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स, एपस्ट्रॉफी में किसका इस्तेमाल किया गया है जरा देख लो। कंपेयरिंग टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, और लाइक और एज का इस्तेमाल करते हुए दो चीज़ों का कंपेयर किया जाता है, तब वहाँ पर सिमली का इस्तेमाल होता है ना, सिमली का इस्तेमाल होता है। सिमली अभी पढ़े नहीं, आगे देखेंगे। फिर बोल रहा अरेंजिंग आइडियाज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब क्या होता है, पहले छोटी सी बात को कहेगा, फिर उससे बड़ी बात को कहेगा, है ना, और इस तरीके से छोटे से बड़े की ओर अगर वो जा रहा है तब उसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको तो हम क्लाइमेक्स कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में बातें कहते हो, मतलब पहले बड़ी बात, फिर इससे छोटी बात, फिर छोटी बात, फिर छोटी बात, फिर मजाक वाली बात पे गिरा देता है, तब इसको कहते हैं एंटी क्लाइमेक्स, है ना। फिर यहाँ पर बोल रहा है यूजिंग एग्जेजरेशन फॉर इफेक्ट। तो एग्जेजरेशन का इफेक्ट इस्तेमाल करने के लिए जब यहाँ पर एग्जेजरेशन का इस्तेमाल होता है, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, तब वहाँ पर अतिशयोक्ति आने की हाइपरबोल का इस्तेमाल होता है। हाइपरबोल पढ़े नहीं, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इसका आंसर क्या है कि एपस्ट्रॉफी जो है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, डायरेक्टली एड्रेसिंग समवन डेड, अब्सेंट और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज इफ प्रेजेंट। ऐसा लग रहा हो कि कोई मृत व्यक्ति, अनुपस्थित व्यक्ति या फिर कोई अमूर्त विचार होता है, वस्तु होता है, उसको संबोधित कर रहा होता है उस सेंटेंस में, जैसे मानो वह सामने उसके खड़ा होकर के सुन रहा हो, समझ रहा हो, तब उसको कहते हैं एपस्ट्रॉफी। सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्या बोल रहा है सेकंड में, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपस्ट्रॉफी। आई केम, आई सॉ, आई कन्क्वेट। यहाँ कह रहा है मैं आया, मैं देखा और मैं जीत लिया। मतलब आया छोटी सी बात, फिर उसको देखा उससे बड़ी बात, फिर जीत भी लिया, मतलब छोटे से बड़ी बात की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्लाइमेक्स है ना, क्लाइमेक्स है। तो यहाँ पर क्लाइमेक्स का इस्तेमाल है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, है ना, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन माफ करना ईश्वर जैसा गुण है। तब यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, एंटीथेसिस का इस्तेमाल होता है, आप देख चुके हो, है ना। फिर यहाँ पर बोला द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू, एफ 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 एफ, ये सब का इस्तेमाल हुआ, यानी एलिट्रेशन का इस्तेमाल हुआ। तो इसका आंसर जो है एपस्ट्रॉफी का ये वाला सेंटेंस में है। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आर। यहाँ पर कह रहा है कि मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए, और उनके मरने की बात, ये बात को कही गई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तब यहाँ पर क्या लग रहा है कि मिल्टन तो है नहीं, लेकिन फिर भी बात कह रहे हैं कि अभी तुम्हें जीवित होने चाहिए थे, है ना, जैसे मानो मिल्टन उनके सामने खड़े होकर के बातों को सुन और समझ रहे हैं। तब यहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होता है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोल रहा है इन द लाइन फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इज। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ नहीं, यहाँ पर कह रहे होते हैं कौन, यहाँ पर कह रहे होते हैं शेक्सपियर कह रहे होते हैं ना, कि कमजोरी तुम्हारा नाम औरत है ना। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच किसका इस्तेमाल किए हैं, एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किए हैं। क्लियर है यहाँ तक, जैसे कमजोरी से वो बात कर रहे हो, है ना। फिर यहाँ पर है ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, है ना, हे मृत्यु तुम्हारा डंक कहाँ है, हे कब्र वेयर इज द विक्ट्री, तुम्हारी विजय कहाँ है ना। इसमें किस कौन से फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल है, एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है। जिसे मानो कि वो डेथ से बातें कर रहा हो, कब्र से बातें कर रहा हो, और वो डेथ और कब्र उसकी बातों को सुन रहे हो खड़ा होकर के, तब यहाँ पर पता चलता है एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है। डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। फिर पांचवा बोर्ड है एपस्ट्रॉफी कैन बी यूज्ड टू एड्रेस, किसको एड्रेस कर रहा होता है एपस्ट्रॉफी, तो वो एड्रेस कर रहा होता है डेड, एब्सेंट पर्सन्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थिंग्स का। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक को। यहाँ पर है आपका एसोनेंस। एसोनेंस को देखेंगे, एसोनेंस को देखेंगे, इसका डेफिनेशन पहले है क्या। तो कह रहा है एसोनेंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वॉवेल साउंड इज रिपीटेड। ध्यान रखना यहाँ पर वॉवेल साउंड रिपीट होते हैं, रिपीटेड इन नियर बाय वर्ड्स विद इन ए लाइन ऑफ पोएट्री और प्रोज टू क्रिएट ए म्यूजिकल और रिदमिक इफेक्ट। तो ये म्यूजिकल और रिदमिक इफेक्ट वाले शब्द पर भी ध्यान आपको रखना होगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि एसोनेंस वैसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें पास पास के शब्दों में
एक ही जो स्वर है, एक ही जो वॉवेल साउंड है ना। जैसे वॉवेल साउंड कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, फोनेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्टली अल्फ़ाबेट्स की बातें कर रहा हूँ, जिसमें ए ई आई ओ यू जो होता है वो अगर पास पास के शब्दों में बार बार आता है, जिससे म्यूजिकल और रिदमिक इफेक्ट क्रिएट होता है, यानी कि लय और संगीत पैदा होता है, किससे, किसके रिपीटेशन से, कॉन्सोनेंट वॉवेल, वॉवेल साउंड से, तब वहां पर कहा जाता है कि एसोनेंस का वहां पर इस्तेमाल है। बात करते हैं, देख लेते हैं कैसे कैसे रिपीट होता है भाई, जरा बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डियर, कम नियर एंड फियर नॉट। देख रहे हो पास पास के शब्द हैं, डियर, नियर एंड फियर। इसमें किसका किसका इस्तेमाल हो रहा है, कौन कौन से वॉवेल साउंड का, ई ए का, यहाँ भी ई ए का, यहाँ भी ई ए का, बार बार हो रहा है ना, और एक लय पैदा हो रहा है, इससे रिदम पैदा हो रहा है, डियर नियर फियर ऐसे पैदा हो रहा है ना, तो एक जैसा रिदम फॉलो हो रहा है ना, कि हे प्रिय पास आओ डरो मत, तब यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है, ई और ए का रिपीट हो रहा है डियर नियर फियर में, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि एसोनेंस का क्या है, इस्तेमाल है। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फिर बोल रहा है यहाँ पर बेद दाई ब्रीदिंग, बेद दाई ब्रीदिंग ट्रेसेस मिकेस्ट ईव, जॉन मिल्टन के लाइन है, इसको भी ध्यान में रखने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, अच्छा ये जॉन मिल्टन के पैराडाइस लॉस्ट से लिया गया है। यहाँ पर बी 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 इस तरीके से दो से अधिक होता तब इसको हम कह सकते थे कि एलिट्रेशन का इस्तेमाल है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कि यहाँ पर ई साउंड जो है, बेद ई, ब्रीदिंग ई, है ना, और यहाँ पर कह सकते हैं मिकेस्ट ई, है ना, ट्रेसेस, ट्रेसेस यहाँ पर देख रहे हो ई, ईव ई, ई ई, पास पास वाले शब्द में किसका, कौन से साउंड का रिपीटेशन हुआ है, कौन से वॉवेल का, ई का यहाँ पर हुआ है जो साउंड है। तो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में ई आया है, मिकेस्ट में ई आया है, ईव में ई आया है, तो ई साउंड जो वॉवेल वाला जो यहाँ पर क्लियरली आपको सुनाई दे रहा है, जिससे एक रिदम का वहाँ पर क्रिएशन हो रहा है, तब इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर एसोनेंस का इस्तेमाल है, ठीक है। फिर बात करते हैं, इस सेंटेंस को भी ध्यान रखना कि ये जॉन मिल्टन के पैराडाइस लॉस्ट से लिया गया है। वैसे अगर देखोगे तो जितने लिटरेरी फॉर्म्स पढ़ते हो, लिटरेरी टर्म्स पढ़ते हो, जितने रेटोरिक डिवाइस होते हैं आपके, जिसको फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ये सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे, इसमें जितने सारे एग्जांपल्स दे रखे ना, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा जितने राइटर्स को पढ़ोगे तब, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उनके वर्क्स भी याद कर लेते हो साथ साथ में, और साथ साथ में आप इसके सेंटेंस भी याद करने की कोशिश करते हो, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है ना। यही मेरी कोशिश भी है कि आपको साथ साथ में सारे सेंटेंस को भी याद कराते चलो। यहाँ पर क्या है, जरा बात करते हैं। यहाँ तीसरा एग्जाम्पल है, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ अमीड द स्टोर समटाइम्स हु एवर सिक्स अबॉर्ड में फाइंड। यहाँ पर जरा देखो किसका इस्तेमाल हुआ है, तो पहले समझो कि ये सेंटेंस है किसका, जॉन किट्स का है। टू ऑटम से यहाँ पर लिया गया है, जॉन किल्टन्स के रचना से, है ना। यहाँ पर कौन सा साउंड है, जरा समझो कौन सा साउंड है यहाँ पर, किसमें इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर है स्टोर, और ओ यहाँ पर आया है, अब्रॉड 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 ओ आया है ना। तो यहाँ पर स्टोर है, अब्रॉड है, और यहाँ पर क्या है और यहाँ पर हु भी देखोगे तो ओ है, लेकिन यहाँ पर हु में ओ आ रहा है, ओ नहीं आ रहा, ऑफ में ओ आ रहा है ना। तो ओ इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो इससे भी पता चल रहा है कि वो वाला जो साउंड है ये यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए बोल सकते हैं कि एसोनेंस का यहाँ पर इस्तेमाल है, ठीक है। फिर यहाँ पर है हियर द मेलो वेडिंग बेल्स। यहाँ पर ये किसके लाइन है, एडगर एलन पो की लाइन है, और ये किससे ली गई है, इनका द बेल्स करके एक रचना है, द बेल्स, तो उसी से ली गई है, एडगर एलन पो की रचना है। यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है, कौन से साउंड यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है, हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, यहाँ पर ई साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, जरा देखो, हियर में ई आया है ना, फिर यहाँ पर मेलो में ई आया है, वेडिंग में ई आया है, बेल्स में भी ई आया है, तो ये सारे साउंड का बार बार इस्तेमाल हुआ है नियर बाय वर्ड्स में, इसलिए इसको बोल सकते हैं क्या कि एसोनेंस का यहाँ पर इस्तेमाल है ना। और अगर देखोगे तो हियर में भी ठीक है, वही वाली बात है, ठीक है, ई शब्द का ई साउंड का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है।
5वां में बोल रहा है आई मस्ट कन्फेस दैट इन माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस। और मैं बता देता हूँ एसोनेंस वाला एग्जाम्पल अगर पूछ देता है ना तो अक्सर स्टूडेंट वहाँ पर कंफ्यूज करते हैं, वो ढूंढने लगते हैं कहीं एलिट्रेशन तो नहीं है, कहीं सिमली तो नहीं है, कहीं मेटाफर तो नहीं है, लेकिन वॉवेल वाले साउंड पर गौर करना गौर नहीं करते हैं एग्जाम में, है ना। तो आपको गौर करना है कि कहीं यहाँ पर कोई साउंड का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। तो जैसे यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ बोर्ड है कन्फेस, ई है यहाँ पर, है ना, क्वेस्ट ई है यहाँ पर, फिर यहाँ पर फेल्ट ई है यहाँ पर, डिप्रेस्ड यहाँ पर ई का इस्तेमाल हुआ है ना। और अगर देखोगे क्वेस्ट है ना, क्वेस्ट है यहाँ पर ई का इस्तेमाल हुआ है, रेस्टलेस ई का इस्तेमाल हुआ है। तो ई का इस्तेमाल हुआ है, मतलब ये किसकी लाइन है ये पता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ई जो वॉवेल साउंड है इसका बार बार रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे कि एसोनेंस का यहाँ पर इस्तेमाल है। तो इस तरीके से अगर समराइज करें कि एसोनेंस के डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पता चलेगा आपको कि एक ही तरह का अगर कोई उदाहरण है, एक ही सेंटेंस है, उसमें वॉवेल बार बार दोहराया जाता है और इसी वजह से एसोनेंस वहाँ पर क्रिएट होता है, इसलिए इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है एसोनेंस, है ना। टेक्निकल टर्म सबको हम अगर एसोनेंस, एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर ये सब के रूट वर्ड के ऊपर जाएंगे, टेक्निकली उसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करेंगे वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, तो आप परेशान हो जाओगे, सर बहुत लंबा लेक्चर आपने बना दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सीधा सीधा पढ़ते जाओ, पहले से भी पढ़ रखे होगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो ये सारे क्वेश्चन का आप बार बार रिपीट करना, टेस्ट लगाना, देखना कितना ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ पर बात करते हैं कि एसोनेंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर रिपीट होता है, नहीं ये तो है नहीं, वॉवेल साउंड वहाँ पर रिपीट होता है। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है एसोनेंस में। दूसरा पूछ सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा एसोनेंस का एग्जाम्पल है, तो जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखो वन बाय वन। आई केम आई सॉ, मैं आया और पहले गौर से देखा, फिर मैं कंक्वेड कर लिया, आने की जीत लिया। तो छोटी सी बात से स्टार्ट होती है आने से, फिर उसको गौर से देखने से, फिर बहुत बड़ी बात हासिल कर लेने से। तो यहाँ पर छोटी सी बात से लेकर के बड़ी बात तक जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्लाइमेक्स का इस्तेमाल हुआ है ना। तो यहाँ पर क्लाइमेक्स का इस्तेमाल है। फ्रेलिटी दाई नेम इज विमन, यहाँ पर कह रहा है कि जो दुर्बलता, कमजोरी, तेरा नाम ही नारी है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि वो कमजोरी से बात कर रहा हो और कमजोरी उसके सामने खड़ा होकर के सुन रही हो, है ना, तब उसको कह रहा है क्या, यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है, एपोस्ट्रॉफी का। अभी अभी देखे। फिर बोला हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, हियर में ई, मेलो में ई, वेडिंग में ई, बेल्स में ई, इसका इस्तेमाल हुआ है, तब यहाँ पर पता चल रहा है एसोनेंस का इस्तेमाल है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर यहाँ देखो ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, इसमें क्या है, डेथ से बात कर रहा है जो कि एब्सेंट है, ऐसा कह रहा है जैसे कि मानो वो सुन रहा हो, है ना, कि तुम्हारा डंक कहाँ है, स्टिंग कहाँ है। तो इस तरीके से मृत्यु से बात कर रहा हो, तब यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है, अभी अभी बताया था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है एसोनेंस का एग्जाम्पल कौन है, सी नंबर यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है, मतलब आंसर है। बोल रहा है इन द लाइन डियर कम नियर एंड फियर नॉट, देखो ई ए का इस्तेमाल है, ऑब्वियस सी बात है कि रिपीटेड साउंड है वॉवेल का, कौन से वॉवेल साउंड का, ई और ए का है, ऑप्शन में ई है इसलिए ई पे टिक लगा देंगे। फिर बोल रहा है एसोनेंस इज मेनली यूज टू प्रोड्यूस रिदम एंड म्यूजिकल इफेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपेयर टू थिंग्स नहीं होता, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, एग्जैजरेशन नहीं, ये हाइपरबोल में होता है। डायरेक्टली एड्रेसेस अ डेड पर्सन, ऐसा भी नहीं होता, किस में होता है अभी देख चुके हैं, ठीक है। अब एंटी क्लाइमेक्स हम देख चुके हैं, तो यहाँ पर सीधा आ जाता है आपका क्लाइमेक्स, मतलब जस्ट उसका उल्टा है, तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्लाइमेक्स में क्या होगा, क्लाइमेक्स में होगा छोटी सी बात से लेकर के हम जाएंगे बड़ी बड़ी बातों तक, समझ रहे हो। तो ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा होगा, डिक्लाइन नहीं हो रहा होगा, राइज हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्लाइमेक्स क्या कहने की कोशिश करता है कि क्लाइमेक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ सीरियस आइडियाज, वर्ड्स और फ्रेजेस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस और इंटेंसिटी, क्रिएटिंग अ पावरफुल और ड्रामेटिक इफेक्ट। यहाँ पर इकट्ठे बात करते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कह रहा है कि क्लाइमेक्स वैसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें कोई विचार हो, है ना, कोई जो आइडियाज़ हो, विचार हो, कोई शब्द होते हों, या फिर कोई फ्रेजेस यानी कि वाक्यांश होता हो। वो कैसे होते होंगे, बढ़ते हुए महत्व और फिर उसके तीव्रता के आधार पर सजाया जाता है। बढ़ते हुए, तो बढ़ते हुए कैसे जाएगा, ऐसे ग्राफ जा रहा होगा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। इस तरीके से जब सजाया जाता है उन सारी बातों को आइडियाज़ को, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली, पावरफुल और ड्रामेटिक इफेक्ट वहाँ पर क्रिएट होता है, नाटकीय असर पैदा होता है, तब उसको हम कह देते हैं क्लाइमेक्स। तो ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि एंटी क्लाइमेक्स को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसके देखते हैं एग्जाम्पल्स। यहाँ पर एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, सिंपल, एरेक्ट, सीवियर,
ऑस्टियर और सबलाइम। अब जरा देखो ये क्या कह रहा है। वैसे जोसेफ एडिसन की लाइन है ये, है ना, अगर ध्यान में रखने की कोशिश करते हो तो रखो। यहाँ पर बात है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सरल है, सीधा है ना, और एरेक्ट है, एरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा, है ना। फिर सीवियर है यानी कि कठोर है, फिर सख्त है, और लास्ट में यहाँ पर दिखाया गया है सबलाइम यानी महान बात को दिखाया गया है। तो छोटी सी बात से स्टार्ट हुई है ना, और ये लाइन अंत कर रही है बहुत बड़ी सी बात से, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें किसका इस्तेमाल है, इसमें सीधा क्लाइमेक्स का इस्तेमाल है। तो इतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट की इतने ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करने हैं। वो ऑब्वियस सी बात है कि अब अगर आप एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट रहे होगे, पहले बहुत सालों से एग्जाम दे रहे हो, और फिर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किए हो, तो आपको पता होगा कि एस के अरोरा के बुक से 2-2, 3-3 एग्जाम्पल तो है। मैं जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिया हूँ ना, आपके एग्जाम से ही लिया हूँ और आपके लिटरेचर से ही लिया हूँ, ताकि आपके एग्जाम में भी पूछे तो आपके लिटरेचर से ही एग्जाम्पल वहाँ पर दे, है ना। तो आपको पता चल रहा होगा इसका इंपॉर्टेंस। तो मेरे विचार से टेस्ट को बार बार लगाओगे ना, तो सेंटेंस को देखते ही वैसे भी कैच कर लोगे कि अच्छा ये वाला सेंटेंस है, इसमें तो ये वाला फिगर ऑफ स्पीच है। बड़ा मजा आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो तभी मजा आएगा जब आप टेस्ट को बार बार लगाओगे, रिपीट करके देखोगे। हमेशा कहता हूँ रिवीजन इज द की मंत्रा टू सक्सेस, ये इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ बोल रहा है आई केम, आई सॉ, आई कन्क्वेड। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है मैं आया, फिर मैं देखा और विजय प्राप्त कर लिया। तो ऑब्वियस सी बात है क्या, कि छोटी सी बात से स्टार्ट हुई है और बड़ी बात तक पहुंच गई है। तो ये सेंटेंस में इस्तेमाल है क्लाइमेक्स का, ठीक है। ये जूलियस सीजर के लाइन है। जूलियस सीजर मतलब आप जानते होंगे एक रोमन सम्राट थे, यानी कि एक रोमन शासक थे, सेनापति भी थे, है ना, उसकी लाइन है ये। ध्यान रखना ये शेक्सपियर के जो नाटक जूलियस सीजर है उससे नहीं लिया गया है, बल्कि जूलियस सीजर जो रियल में सम्राट थे उसके लाइन को यहाँ पर बताया गया है, इतिहास से लिया गया है। समझ पा रहे हो। तो कंफ्यूज मत करना कि शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर से लिया गया है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या है जरा बात करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। क्या कह रहा है जरा देखो, मैं हंसता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं लिप करता हूँ, उछलता हूँ, मैं गाता हूँ और मैं खुशियों से नाच पड़ता हूँ। तो देख लो छोटी सी बात से स्टार्ट हुआ और लास्ट में खुशियों की बात कह देता है ना, खुशी के मारे नाच पड़ना कह देता है। मतलब छोटी सी बात से स्टार्ट होता है, सामान्य चीज़ से स्टार्ट होता है और एक बड़ी बात तक पहुंच जाता है। तब इसमें किसका इस्तेमाल हुआ है, तब इसमें इस्तेमाल हुआ है क्या, छोटी सी बात से बड़ी बड़ी बातों तक पहुंच जाना ही कहलाता है क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स का इस्तेमाल है। फिर बोला ही सेक्रीफाइस्ड हिज होम, हिज ऑनर, इवन हिज लाइफ फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम। अब देखने की कोशिश करना यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसने स्वतंत्रता के लिए अपने घर को बलिदान दे दिया, मतलब कि सेक्रीफाइस कर दिया। फिर घर के साथ अपने ऑनर आने की अपने जो बोलते हैं सम्मान, अपने सम्मान को भी खो दिया, और यहाँ तक कि अपने जीवन को भी बलिदान दे दिया। तो छोटी सी बात है, पहले घर, फिर उसका आत्मसम्मान, फिर पूरे जीवन को आने की वो लास्ट में खुद को बलिदान कर देता है। तो छोटी सी बात से लेकर के बड़ी बात तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, क्लाइमेक्स कहलाता है सर, है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पर टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है जरा समझो। बोल रहा है टू स्ट्राइव यानी कि प्रयत्न करना, फिर बोल रहा है टू सीक यानी कि खोज करना, फिर बोल रहा है एंड नॉट टू यील्ड यानी कि नहीं झुकना, हार नहीं मानना, ये कहलाता है क्या आपका, मतलब देख रहे हो, प्रयत्न करना, फिर बोल रहा है खोज करना, फिर बोल रहा है कभी हार नहीं मानना, मतलब छोटी सी बात से लेकर के बड़ी बात तक पहुंचना ही कहलाता है क्या, आपका क्लाइमेक्स कहलाता है। और ये लिया गया है, आपके जानते हो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की कविता है यूलिसिस, है ना, तो उनकी यूलिसिस से ली गई है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखने की कोशिश करोगे, टेनिसन की रचना से ली गई है। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा मुझे दरवाज़ा ओपन करने दो। अब बात करते हैं क्लाइमेक्स के बेस्ट पर जितने सारे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है क्या कि क्लाइमेक्स एज अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व्स। क्लाइमेक्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो अभी अभी देखिए हमने, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है आपका रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स, तो ये अभी देख चुके हैं कि इसको एसोनेंस कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टली एड्रेसिंग द डेड और एब्सेंट, तो यहाँ पर हमने देखा था एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। लेकिन बोल रहा है अरेंजिंग आइडियाज, वर्ड्स और फ्रेजेस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस और इंटेंसिटी, इसी को तो क्लाइमेक्स कहते हैं। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तब उसको एंटी क्लाइमेक्स कह देते, है कि नहीं। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूजिंग एग्जेजरेशन ऑफ इफेक्ट, तब तो इसको हम हाइपरबोल कहते हैं, है ना। तो ये आपका सी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट होगा।
फिर आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल कौन है, जरा देखते हैं। तो वन बाय वन यहाँ पर कोशिश करते हैं समझने की। यहाँ बोल रहा है फ्रेलिटी दाय नेम इज विमन, कि निर्बलता तेरा नाम ही नारी है ना। तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ है, क्लाइमेक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मेटाफर का भी इस्तेमाल है, देखेंगे जब मेटाफर पढ़ेंगे, है ना, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है। फिर यहाँ पर बात करते हैं हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, ई साउंड का इस्तेमाल हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या, यहाँ पर एसोनेंस का इस्तेमाल है। बोला आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। बोला मैं हंसता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं उछलता हूँ, मैं गाता हूँ और मैं खुशियों से फिर नाच पड़ता हूँ। तब यहाँ पर देख रहे हो छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बातों की ओर मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्लाइमेक्स का इस्तेमाल है ना। तो क्लाइमेक्स का सी नंबर में इस्तेमाल है। फिर बोल रहा है ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। तो बस ये बात है, ये अब्सेंट चीज़ों से बातें कर रहा है, जैसे कि डेथ उसकी बातों को सुन रहे हो, तब यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर बोल रहा है इस लाइन में बताओ ही सेक्रीफाइस्ड हिज होम, हिज ऑनर, इवन हिज लाइफ फॉर द कॉज ऑफ फ्रीडम, है ना। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि स्वतंत्रता के लिए उसने घर को खोया, फिर अपने ऑनर यानी सम्मान को खोया और लास्ट में अपने जीवन को भी बलिदान दे दिया। तो छोटी सी चीज़ को सेक्रीफाइस करने से बड़ी बड़ी चीज़ खुद को भी सेक्रीफाइस कर दिया। तब यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है, क्लाइमेक्स का, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। फिर बोल रहा है द पर्पस ऑफ क्लाइमेक्स इन लिटरेचर इज टू, यहाँ पर बोल रहा है कि लिटरेचर में क्लाइमेक्स का इस्तेमाल किस पर्पस से किया जाता है, प्रोड्यूस अ पावरफुल और ड्रामेटिक इफेक्ट बाय इंक्रीजिंग इंटेंसिटी। इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग मतलब छोटे से चीज़ से बड़े बड़े चीज़ की ओर मूव कर रहा होता है, तब उसको बोलते हैं हम किसको, क्लाइमेक्स बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ तक बिल्कुल ही क्लियर है, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका क्लाइमेक्स का पर्पस भी आप लिटरेचर में समझ गए। बात करते हैं यहाँ पर एपीग्राम। एपीग्राम क्या होता है, इसको जरा बात करने की कोशिश करते हैं। एपीग्राम और फिर एपीग्राम क्या होता है, जरा समझते हैं इसको। बोर्ड एन एपीग्राम इज अ शॉर्ट क्लेवर, इस चीज़ को ध्यान रखना, शॉर्ट भी होता है क्लेवर भी होता है। एन मेमोरेबल सेइंग दैट एंड्स विथ अ विटी और पैराडॉक्सियल टर्न ऑफ थॉट। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एपीग्राम एक छोटा सा वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, जो विट से यानी कि क्लेवर से यहाँ पर क्या हो रहा होगा, चतुराई से उसका इस्तेमाल किया होगा। वहाँ पर विरोधाभास भी पैदा हो रहा होगा, यानी कि पैराडॉक्स भी पैदा हो रहा होगा, है ना। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक गहरी सच्चाई के कारण वहाँ पर एक वो सेंटेंस यादगार बन जाता है, असरदार बन जाता है, तब उसको हम बोलते हैं एपीग्राम। तो ये क्लेवर विटी वाली बात को ध्यान रखना, पैराडॉक्स के साथ आता है, इसको भी ध्यान में रखने की कोशिश करना। बात करते हैं इसके एक एक एग्जाम्पल के ऊपर। यहाँ कह रहा है द हाईएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट, कंसील का मतलब छुपा देना होता है ना, कंसील आर्ट। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि सबसे बड़ी कला यह है कि कला को छिपाया जाए। अरे भाई, अब इसमें वीट है कि नहीं, चतुराई भरी भरी बात है कि नहीं है, कि सबसे बड़ी कला यह है कि कला को छुपाया जाए। और सिर्फ क्लेवर वाली बात और शॉर्ट बातें नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ पैराडॉक्सियल इफेक्ट भी होना चाहिए। पैराडॉक्सियल कहने का मतलब है वहाँ पर बातों में विरोधाभास भी पैदा होना चाहिए। अब ये विरोधाभास कैसे, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड द हाईएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट, कला जो है सबसे बड़ी कला वो है जो कला को छिपाया जाए। नहीं, कला का उद्देश्य होता है कि आप किसी को दिखाओ, तब वो कला है ना। लेकिन सबसे श्रेष्ठ कला वह मानी गई है इस सेंटेंस में जो कला को छुपा ले। तो भैया कला तो होता है दिखाने के उद्देश्य से, फिर छुपा लेंगे तो वो फिर कैसा कला, समझ पाए कि नहीं। तो यहाँ पर चौंकाने वाली सच्चाई है, और यही सच्चाई जो विरोधाभास पैदा कर रही है, इसी को हम एपीग्राम बोल देते हैं। समझ पाए होगे, अगला सेंटेंस में और अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ बोल रहा है विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। अच्छा ध्यान रखना, ये वाला जो सेंटेंस है ये ड्राइडेन की मतलब ड्राइडेन नहीं बोल सकते हैं एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा ये किसका सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन ड्राइडेन भी इस तरीके के सेंटेंस का इस्तेमाल किया, लेकिन एग्जैक्ट ड्राइडेन ने इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पर बोल रहा है विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। अब देखो जरा कैसी बातें कर रहा है, ये कह रहा है कि दृष्टि वह कला है जिसमें अदृश्य वस्तुओं को भी देखा जा सके। अरे इसमें विरोधाभास बिल्कुल पैदा हुआ है। कैसे, अदृश्य चीजें देखी तो नहीं जा सकती, लेकिन यहाँ पर लिखने वाला राइटर ये कह रहा है कि सच्ची दृष्टि वही है जो अदृश्य को भी देख सके। तो यहाँ पर विरोधाभास पैदा हुआ है कि नहीं,
विरोधाभास भी पैदा हुआ है और इसका बहुत ही गहन सच्चाई है, गहन अर्थ भी है, बहुत गहराई वाला अर्थ भी है। तभी इसको जाकर के हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एपिग्राम। क्लियर। फिर बोल रहा है फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। यहाँ ये कह रहा है कि मूर्ख वहां दौड़ पड़ते हैं जहां जो एंजल्स है, एंजल्स कहने का मतलब परियां भी वहां पर कदम रखने से डरती हैं। समझ पाए, मतलब मूर्ख वहां पर दौड़ पड़ते हैं जहां देवदूत भी कदम रखने से डरते हैं। तो यहाँ पर समझ पा रहे हो, यहाँ पर मूर्खों और देवताओं की तुलना करके यह बताया गया है कि मूर्ख बिना सोचे समझे जोखिम उठा सकता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, एंजल्स जो होते हैं, वो सावधानी बरतते रहते हैं। मतलब चतुरता से यहाँ पर तुलना किया गया है और एक व्यंग्यात्मक जो बोल सकते हैं और फनी वे में एक सच्चाई को भी पेश करने की कोशिश की गई है। इसलिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल है, एपिग्राम। यहाँ पर पैराडॉक्स भी है और एक चतुराई भरी बात भी है ना, है ना, विट्टी बात भी है। तो यहाँ तक समझ गए। और अलेक्जेंडर पोप की ये ली गई है और इनके एक पढ़ोगे आप एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, तो उनकी एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म जो इनके एक रचना है उसी से ली गई है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो इस लाइन को भी ध्यान में रखने की कोशिश करना। इन्हीं सारे लाइन से मुझे लगता है कि अगर फिगर ऑफ स्पीच से अगर कोई एग्जाम्पल देगा तो आपके एग्जाम में इन्हीं सारे एग्जाम्पल से होंगे। देखना आप, है ना, अब एग्जाम के बाद मुझे बताना। फिर यहाँ पर चौथा नंबर के क्या कह रहा है जरा देखते हैं। बोर्ड है द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। अब जरा देखो यहाँ पर कैसी बातें कह रहे हैं ना। माई हार्ट लिप्स अप, जानते हो वर्ड्सवर्थ की रचना है, उसी से ली गई है। यहाँ पर ये कह रहा है कि बालक ही मनुष्य का बाप है। देख रहे हो कैसे कह रहा है, मतलब यहाँ पर पैराडॉक्स है कि नहीं, विरोधाभास है कि नहीं, बिल्कुल ही है। सामान्य अर्थ में क्या होता है, कभी कोई बच्चा पिता बन सकता है, नहीं बन सकता ना, लेकिन यहाँ पर एक गहरी सच्चाई के बारे में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे के जो स्वभाव होते हैं, उसकी जो आदतें होती हैं, वही आगे चल करके बड़े व्यक्ति के चरित्र को जन्म देती है ना। तो यहाँ पर एक बहुत ही गूढ़ विचार है और विरोधाभास करने वाली बातें भी है ना। इसलिए इसको कहा जाता है कि यहाँ पर किसका इस्तेमाल है, एपिग्राम का इस्तेमाल है। ध्यान रखना, वर्ड्सवर्थ की बातें हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने बुक माई हार्ट लिप्स अप में लिखे हैं। इस सेंटेंस को भी ध्यान में रखने की कोशिश करना। यहाँ पर बोल रहा है कॉन्शियस मेक्स कावर्ड्स ऑफ अस ऑल। यहाँ पर कह रहा है कि अंतर आत्मा हमें सबको कायर बना देती है। भैया कॉन्शियसनेस जिसके अंदर होगा वो कायर कैसे बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। ये विरोधाभास भी पैदा कर रहा है। कॉन्शियसनेस यानी कि अंतर आत्मा जो है आमतौर पर हमें साहसी बनाती है, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि हमें कमजोर कर देती है। क्यों ऐसा कह देता है, जरा मैं बताता हूँ इसका सेंस। अगर एक चीज़ आप गौर किए, ये जितने सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत गहरी सच्चाई या फिर कोई गूढ़ अर्थ बताने की कोशिश कर रहा है, सीक्रेट अर्थ बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे इस सेंटेंस में हम अच्छे से समझेंगे कि कॉन्शियस आने की, जब आपकी जो अंतर आत्मा है वो इनफैक्ट हमें बोल्ड बनाती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, कई बार हमें कमज़ोर कर देती है। कमज़ोर किस सेंस में कह रहा है, जैसे कि मान लिया जाए आपको दुश्मन के ऊपर वॉर करना है, आपका कॉन्शियसनेस कहता है यार जीव हत्या करना हमारे कर्मों की बात नहीं है। अगर हम जीव हत्या कर देंगे हम खुद में भगवान बन जाएंगे। भगवान ये हमें ऑर्डर थोड़े दिए हैं कि तुम भगवान बन करके किसी का भी जीवन ले लो। है तो मेरा दुश्मन ही, लेकिन हम उसका जान नहीं ले सकते, और उसी वजह से हम पीछे हट जाते हैं और दुश्मन हमारे ऊपर क्या करता है, वॉर कर देता है। तो एक तरीके से एक देखा जाए साइकोलॉजिकल ट्रूथ के बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात है कि कॉन्शियसनेस आमतौर पर हमको साहसी बनाती है, लेकिन यहाँ पर कमज़ोर यहाँ पर दिखाया गया है उसको, है ना, कि मतलब वो हमें पीछे खींच सकता है, कायर बना देती है कई बार। तो है तो बातों में विरोधाभास, लेकिन बहुत गहरे सच्चाई को बताने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है आपका एपिग्राम का। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ तक क्लियर है। और ये सेंटेंस जो ली गई है ये हैमलेट से, शेक्सपियर के हैमलेट से ली गई है, इसको भी ध्यान में रखने की कोशिश करना। बात करते हैं यहाँ पर कि एन एपिग्राम इज, एपिग्राम क्या होता है, एक लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव पोएम होता है। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव पोएम जो होता है उसको क्या बोलते हैं उसको हम कई बार बोल देते हैं नैरेटिव पोएट्री बोल देते हैं, डिस्क्रिप्टिव पोएट्री भी बोल देते हैं। तो ये तो अलग बात है ना, ये तो फिगर ऑफ स्पीच से बात ही नहीं है। अब बोला अ डायरेक्ट एड्रेस टू डेड और अब्सेंट। तो किसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, डेड व्यक्ति, अब्सेंट व्यक्ति को जब हम एड्रेस कर रहे होते हैं तो किसमें, एपस्ट्रॉफी में, अभी अभी देखा था हमने, है ना। फिर डी में बोला अ सीरीज ऑफ आइडियाज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जब होता है तब उसको क्या कहते हैं, असेंडिंग मतलब समझ रहे हो, असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना, है ना। तब ये किस में इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है क्लाइमेक्स में। तो यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाता है। अ शॉर्ट क्लेवर एंड मेमोरेबल सेइंग, सेइंग होता है, कहावत होता है एक तरीके से, एंडिंग विथ योर विटी और पैराडॉक्सियल टर्न। यहाँ पर बोला एक छोटा सा, है ना, छोटा
सा होगा, क्लेवर होगा मतलब चतुराई से भरा होगा, और एक मेमोरेबल सेइंग यानी कि एक यादगार कथन होगा जो वहाँ पर विटी और पैराडॉक्सियल टर्न को बता रहा होगा, यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को बता रहा होगा, विरोधाभासी मोड पर समाप्त हो रहा होगा, तब उसको हम क्या कह देते हैं, एपिग्राम कह देते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिग्राम। आई केम, आई सो, आई कंक्वेयर, बार बार मैं रिपीट किया हूँ ये सारे सेंटेंस को ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। यहाँ पर क्लाइमेक्स का इस्तेमाल है। मैं आया, मैं उसको गौर से देखा और बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, छोटी से बड़ी बातों की ओर जाना क्लाइमेक्स कहलाता है। फ्रेलिटी दाई नेम इज विमन, निर्बलता तेरा नाम ही नारी है। तो यहाँ पर एक तरीके से एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है ना, एपस्ट्रॉफी का। और दूसरी बात है कि फ्रेलिटी को अगर हम एक तरीके से वुमेन बता रहे हैं तो मेटाफर का भी इस्तेमाल है, लेकिन मुख्य रूप से एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है क्योंकि यहाँ पर अब्सेंट चीज़ से वो बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। फिर बात है फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस कहावत टाइप का है ना। यहाँ पर कहावत क्या है कि मूर्ख वहाँ पर दौड़ पड़ते हैं जहाँ पर देवदूत भी कदम रखने से डरते हैं। समझ गए? ट्रेड का मतलब होता है कदम रखना, है ना। कदम रखना मतलब वहाँ पर टहलना। तो समझ के बात को। तो यहाँ पर एपिग्राम का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर है हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, ई साउंड का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा, एसोनेंस का इस्तेमाल होगा। ये बात भी क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर यहाँ पर द लायन द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। देखो विरोधाभास बातें हैं। कोई बालक कभी बच्चा पिता कैसे बन सकता है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एपिग्राम का इस्तेमाल है। समझ गए इस बात को। फिर बोला व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन एपिग्राम। एग्जैजरेट करता है तो भैया हाइपरबोल होता है। फिर रिदम और म्यूजिकल इफेक्ट कहाँ पर देखे थे, अभी देखे थे, एलिट्रेशन में भी होता है और एजोनेंस में भी होता है, दोनों में देखे थे ना। दोनों में रिदमिक और म्यूजिकल इफेक्ट वहाँ पर क्रिएट होता है। फिर कह रहा है टू मेक अ क्लेवर विटी और मेमोरेबल स्टेटमेंट। यहाँ पर किसका इस्तेमाल है, तो एपिग्राम का इस्तेमाल है ना। मतलब कि इसका पर्पस होता है एपिग्राम का। ठीक है, ये सेंटेंस एकदम याद ही होना चाहिए आपको। फिर बोल रहा है टू क्रिएट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइडिया। डिसेंडिंग होता है तो एंटी क्लाइमेक्स होता है, और असेंडिंग या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तब वहाँ पर क्लाइमेक्स का होता है, यहाँ पर एंटी क्लाइमेक्स होगा। फिर आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर है यूफेमिज्म। यू शब्द का मतलब ही होता है, इसके रूट वर्ड में जाएंगे तो इसका मतलब ही होता है अच्छा, बहुत ही अच्छा, एकदम माइल्ड वाला चीज़ को का इस्तेमाल करना यू कहलाता है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसका यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच में क्या आता है। बोला इन यूफेमिज्म अ हार्श, अनप्लीजेंट और डिसएग्रीएबल आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन अ माइल्ड, पोलाइट और अग्रीएबल वे। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि यूफेमिज्म जो ऐसा अलंकार है, ऐसा एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी हार्श यानी कि कठोर, और फिर अनप्लीजेंट यानी कि अप्रिय लगने वाली चीज़, है ना, और फिर डिसएग्रीएबल आइडिया यानी कि असहज विचार को कैसे एक्सप्रेस करता है, माइल्ड वे में, पोलाइट वे में और अग्रीएबल वे में, यानी कि बिल्कुल ही सहज तरीके से, बिल्कुल ही शिष्टता, एकदम विनम्रता से किसी चीज़ को पेश करता है, तब उसको कहते हैं यूफेमिज्म। यानी कि खराब से खराब बात को बहुत प्यार से बोल देना, है ना। हमारे यहाँ बोला जाता है मुँह चिकना आदमी मुँह चिकना मतलब समझते हो, चिकनी चिकनी बातें करते हैं सामने से, नहीं समझे, मतलब वो ताना मार देगा लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से ताना मारेगा, बस समझने वाला व्यक्ति समझ पा रहा होगा। समझ गए बात को। तब वहाँ पर यूफेमिज्म का इस्तेमाल है, मतलब हार्श से हार्श बातों को, यानी कि बिल्कुल ही कठोर से कठोर बातों को विनम्र तरीके से पेश करना यूफेमिज्म कहलाता है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को, अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यू आर टेलिंग मी अ फेयरी टेल। मतलब बोल रहा है तुम मुझे कोई परी की कथा सुना रहे हो। इसका मतलब होता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलने को फेयरी टेल के तरह इस्तेमाल किया गया है। समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब किसी को बोलना है कि भैया तू बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब झूठ बोल रहे हो, और प्यार से उसको बताना है, तब आप कह सकते हो अरे भाई तुम तो मुझे फेयरी टेल सुना रहे हो, है ना। फेयरी टेल मतलब झूठी बातें कह रहे हो, परी की कथा सुना रहे हो, ये परियां की कथा कुछ होता नहीं है ना। तो इस तरीके से उसके झूठे को उजागर करने के लिए अगर प्यार से बोला गया हो तब वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है यूफेमिज्म का। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है ही हैज़ फॉलन अस्लीप। देखो कितनी हार्श बात है ना। जब कोई मर जाता है, जब कोई मर जाता है तो बोलते हैं कि वो गहराई से सो चुका है ना। वह सो चुका है यानी कि वह व्यक्ति मर गया है। ये बाइबल का सेंटेंस है ना। तो ही हैज़ फॉलन अस्लीप यानी कि वह सो गया है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो सो गया है पूरे। तब यहाँ पर मरने को, हार्श टोन को किस में कहा गया है, सोने से लेकर के कहा गया है। तो एक तरीके से देखेंगे
तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल है, यूफेमिज्म को। मरने की बात सोने से अगर कही जाए तो प्यार से कहा गया है मरने को, इसी प्यार को कहने को ही तो कहते हैं यूफेमिज्म। फिर बोला है ही वॉज हीज मैजेस्टीज गेस्ट फॉर 5 ईयर्स। अब ये इस्तेमाल कहाँ पर किया गया है तो बताता हूँ। ये सेंटेंस तो ये कॉमन सी बात है ना। इसमें ये सेंटेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है ये मैं आपको बता सकता हूँ। ये इस्तेमाल किया जाता है कि कोई व्यक्ति है मान लो, है ना, और कोई व्यक्ति जो है वो किसी मैजेस्टी का मतलब कोई महाराजा है, कोई शासक है ना, उस शासक के यहाँ अगर कोई 5 साल तक मेहमान रहता है, इसका अर्थ होता है कि वो मेहमान नवाजी नहीं कर रहा था, मतलब वहाँ पर मेहमान बन के नहीं गया था, वो उस राजा के अधीन उसके जेल में 5 सालों से बंद था। तो अगर किसी राजा के यहाँ कोई 5 साल से जेल में बंद है, उसको प्यार से अगर कह रहा है, तो जिसे नहीं कह रहा अरे भाई वो तो उस राजा के यहाँ कैद था 5 साल तक, तो ये हार्श टोन हो गया। इसी शब्द को अगर प्यार से बोले और ऐसा बोले कि भाई वो महाराज के यहाँ 5 साल तक मेहमान बन के रहा, तो अब ये सी बात है, मेहमान का क्या होता है, अतिथि देवो भव का क्या मतलब होता है कि कोई मेहमान आए और तुरंत चला जाए। एक मूवी देखो अजय देवगन का, अतिथि तुम कब जाओगे, अजय देवगन और परेश रावल का। तो अतिथि का मतलब ही होता है कि वो आए बिना तिथि का बताए हुए और चला भी तुरंत जाए, और वहाँ घर बसाने के लिए थोड़े अतिथि आता है। और किसी के यहाँ अगर वो 5 साल तक रहता है तो ऑब्वियस सी बात है 5 साल तक कोई गेस्ट बन के नहीं रह सकता, वहाँ पर उसके जेल में 5 साल तक प्रिजन में बंद था। समझ पाए इस बात को? तब यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है क्या, तब यहाँ पर बोलेंगे कि हार्श टोन को सिंपल वे में बताया गया है, प्यार से बताया गया है ना। तो देख रहे हो, प्रिजनर बताना चाहिए था प्रिजनर, लेकिन यहाँ गेस्ट का उपाधि दे दिया गया उसको एक तरीके से, 5 साल के बारे में बता रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यूफेमिज्म का यहाँ पर इस्तेमाल है। ठीक है, फिर बोल रहा है ही पास्ट अवे लास्ट नाइट। पास्ट अवे मतलब गुजर गया, मतलब मेरे सामने से गुजर गया। तो गुजर जाना कितना माइल्ड टोन में बात किया है, लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो कॉमन यूज है ये। तो जानते हो मरने की बात को अगर पास अवे कह दिया जाता है कि हमारे सामने से गुजर गया, तो ऑब्वियस सी बात है मरने को माइल्ड वे में कहा गया है, तो यहाँ पर इस्तेमाल है यूफेमिज्म का। फिर बोल रहा है सी इज बिटवीन जॉब्स, यानी कि वो जॉब में है नहीं, है ना, वो अभी भी अनएम्प्लॉयड है। समझ पा रहे हो, मतलब वह नौकरियों के बीच में है, मतलब अभी भी बेरोजगार है, नौकरी उसको मिली नहीं है। तो अनएम्प्लॉयड कहने से अच्छा नहीं होता कि शी इज बिटवीन जॉब्स, यानी कि वह जॉब की तैयारी कर रही है, अभी जॉब मिली नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अरे तू बड़ा एकदम निठल रहा है यार, बेरोजगार है, तो बेरोजगार कह देना अच्छा है, या फिर ऐसे बोलते हैं ओहो नो 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 यू आर इन बिटवीन जॉब्स, है ना। तो इसका मतलब है यू आर बिटवीन जॉब्स, यानी कि तुम अभी जॉब की तलाश में हो, जॉब मिला नहीं है। बेरोजगार कह देना थोड़ा सा हार्श लगता है ना। तो यहाँ तक समझ गए। यूफेमिज्म का मतलब होता है कि अप्रिय चीज़ को, मतलब एकदम हार्श टोन को अगर सौम्य तरीके से, शिष्ट तरीके से, विनम्र तरीके से अगर हम बोल देते हैं तब उसको यूफेमिज्म कहलाता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है ना, ये कॉमन टोन में बात की जाती है। तो बात करते हैं यहाँ पर इसके बेस्ट पर एमसीक्यू। यूफेमिज्म एज ए फिगर ऑफ स्पीच इज यूज टू एग्जैजरेट फीलिंग्स, नहीं, इसमें तो हाइपरबोल में इस्तेमाल किया जाता है। अरेंज आइडियाज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में होता है तो क्लाइमैक्स, और डिसेंडिंग होता है तो एंटी क्लाइमैक्स। फिर बोल रहा है डायरेक्टली एड्रेस द डेड और अब्सेंट, तो यहाँ पर तो यूफेमिज्म का इस्तेमाल होता है, यूफेमिज्म नहीं सॉरी, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होता है ना। एक्सप्रेस हार्श और अनप्लेजेंट आइडियाज इन अ माइल्ड और एग्रीएबल वे, यही तो कहलाता है यूफेमिज्म, तो इसको ध्यान में रखोगे। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म। फ्रेलिटी दाई नेम इज विमन, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। यहाँ पर ये कह रहा है कि कमजोरी, निर्बलता, तेरा नाम ही नारी है ना। तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है, आप पहले से जानते हो, हल्का फुल्का मेटाफर भी इसको कह सकते हैं, दो चीज़ों की तुलना की गई है। यहाँ पर है आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय, यहाँ पर इस्तेमाल है आपका क्लाइमैक्स का, छोटी से लेकर के बड़ी बात तक जाना क्लाइमैक्स कहलाता है। ही हैज़ फॉलन अस्लीप, मतलब किसी के मर जाने के विषय में कह रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या है, ये मर जाने को सोने से कहा गया कि नहीं नहीं वो अभी सो चुका है, मतलब हमेशा के लिए मर चुका है, तो यहाँ पर यूफेमिज्म का इस्तेमाल है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। हियर द मेलो ऑफ मेलो वेडिंग बेल्स, ई ई ई, हियर मेलो वेडिंग बेल्स, ई ई ई वॉवेल का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एजोनेंस का इस्तेमाल है। फिर बोला इन द लाइन सी इज बिटवीन जॉब्स, इसमें किसका इस्तेमाल है, यूफेमिज्म का। बेरोजगार कहने से अच्छा उसको बोल दो यू आर बिटवीन जॉब्स, है ना, तो यूफेमिज्म का इस्तेमाल है। तो देख रहे हो कैसे प्यारे प्यारे से
फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है बोलने के लिए। फिर अगला क्या कह रहा है, बोल रहा है द मेन पर्पस ऑफ यूफेमिज्म इज, यूफेमिज्म का क्या पर्पस होता है, रिदमिक और म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए। तो ये एलिट्रेशन में होता है या फिर एसोनेंस में होता है, यह तो हम पहले देख चुके हैं। विटी रिमार्क देने के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो एपिग्राम में इस्तेमाल होता है विटी रिमार्क देने के लिए, है ना, चतुराईपूर्ण जो टिप्पणी दी जाती है वो एपिग्राम में दी जाती है। फिर बोला अरेंज आइडियाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो एंटी क्लाइमैक्स होता है ना। एक्सप्रेस अनप्लेजेंट ट्रूथ्स पोलाइटली और जेंटली, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी अप्रिय सच्चाई को अगर विनम्र तरीके से कोमल ढंग से अगर व्यक्त किया जाए तब उसको हम यूफेमिज्म कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूफेमिज्म, यू आर टेलिंग यू फेरी टेल, मतलब कोई अगर आपसे झूठ कह रहा है और आप उसको कह रहे हो कि नहीं तुम परियों की कथा सुना रहे हो, मतलब कि झूठा कहने से अच्छा है कि उसको प्यार से बोल दिया जाए, तो प्यार से बोल देने को ही तो यूफेमिज्म कहते हैं। ही पास्ट अवे लास्ट नाइट, मरने को पास्ट अवे कह दिया जाता है कोमल तरीके से, तो यूफेमिज्म ही है। ही वॉज हिज मैजेस्टिस गेस्ट फॉर 5 years, वो जेल में बंद था लेकिन कह रहा है कि उसके यहाँ 5 सालों से वो क्या था, गेस्ट बन के था, तो जेल में रहने से अच्छा है ऐसा प्यार से बोल दिया जाए, है ना, तो प्यार से बोल दिया जाने को ही तो यूफेमिज्म कहते हैं, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर बोला आई केम आई सॉ आई कंक्वेड, आया देखा और सीधा विजय हासिल किया, तो यहाँ पर क्लाइमेक्स का इस्तेमाल है ना, और ये आपका यूफेमिज्म नहीं है। तो बात करते हैं अगला एक्सक्लेमेशन के ऊपर, तो सेंटेंस में भी देखे होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना, तो एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेशन वाला साइन भी होगा, है ना, देख लो सारे सेंटेंस के लास्ट में यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन होगा। इसका मतलब क्या होता है जरा देखते हैं। Exclamation is the strong and intense expression of an emotion, feeling or quality in an emphatic manner। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक्सक्लेमेशन वैसा अलंकार है, वैसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भावना को, इमोशन को, किसी फीलिंग यानी कि किसी अनुभूति को, या फिर किसी के क्वालिटी, किसी के गुण को अत्यधिक तीव्रता और जोरदार ढंग से व्यक्त करना ही एक्सक्लेमेशन कहलाता है, जो पढ़ने वाला सुन करके बिल्कुल चौंक जाए, तभी उस चौंकने को कहा जाता है एक्सक्लेम करना, है ना, एक्सक्लेमेशन कहना। बात को समझ गए। यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके से आश्चर्य व्यक्त कर रहा है, प्रशंसा व्यक्त करते हुए आश्चर्य भी व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है कि मनुष्य कितनी अद्भुत कृति है भगवान की, समझ गए। तो यहाँ पर एक्सप्रेस वंडर को कर रहा है और एडमिरेशन को यानी कि आश्चर्य और प्रशंसा को व्यक्त करते हुए आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है, तो आश्चर्य को व्यक्त करना ही तो कहलाता है एक्सक्लेमेशन, है ना। फिर बोला हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, यहाँ पर एक्सप्रेसिंग डिलाइट को कह रहा है। इसका मतलब होता है क्या कि एक आनंद को व्यक्त करने के लिए कहा गया, कितना मधुर है चांदनी का इस तट पर सोना, मतलब समुद्र के किनारे या फिर नदियों के किनारे जो चांदनी दिखती है बिल्कुल ही एकदम बहुत मधुर जो दिखती है, बिल्कुल ही एक स्वीट दिखती है, उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है ना। तो हार्श टोन को यहाँ पर अच्छे तरीके से पेश नहीं किया गया, ये सच्चाई को व्यक्त कर रहा है, आनंद को व्यक्त कर रहा है एक्सक्लेम करते हुए, मतलब कि एक्सक्लेमेशन को व्यक्त करते हुए, आश्चर्य को व्यक्त करते हुए। अब आप मून को देखे हो, जैसे मून को डायरेक्टली आप देखे हो, लेकिन कभी समुद्र के किनारे बैठ के देखो, उसकी सुंदरता का पता चल जाएगा, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन ही होगा, है ना। और इस सेंटेंस को भी ध्यान में आप रख सकते हो कि ये सेंटेंस आपके विलियम शेक्सपियर के एक जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो एक्ट है उनका, एक जो नाटक है उनका, उससे लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखने की कोशिश करना ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है, इसमें एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल है। वैसे एक्सक्लेमेटरी साइन को भी देख करके कैच कर सकते थे। यहाँ पर है बट ओ फॉर द टच ऑफ योर वैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ योर वॉइस दैट इज स्टील, इसका मीनिंग भी समझना होगा। इसका मतलब होता है कि बट ओ हाय उस खोए हुए हाथ के स्पर्श के लिए, फॉर द टच ऑफ योर वैनिस्ड हैंड, वैनिस्ड का मतलब जो खो चुका है, उस हैंड के बारे में, उसके टच के बारे में कह रहा है। एंड द साउंड ऑफ योर वॉइस दैट इज स्टील, यहाँ पर बोल रहा है कि और वो जो साउंड है, वो जो स्टील यानी कि मौन है ना, उस मौन हो चुकी हुई आवाज़ के लिए, मतलब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्सप्रेसिंग डीप लॉन्गिंग एंड सॉरो, किसी के टच को याद कर रहा है, हो सकता है कि कोई अपनी प्रेमिका को याद कर रहा होगा, गहरी तड़प और दुख को व्यक्त कर रहा है एक्सक्लेमेशन साइन के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो है आप जानते होंगे उनका एक कविता है टेनिसन का, है ना, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो हैं उनकी एक कविता होती है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये तो आप जानते होंगे, और उसी से ये सेंटेंस लिया गया है, इस चीज़ को भी ध्यान रखोगे। यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल है। बोला व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज़, अब यहाँ पर देखो किसका इस्तेमाल है, कितनी भयानक तूफान है यह,
है ना, मतलब कि डर को व्यक्त करते हुए, फियर को एक्सप्रेस करते हुए इस सेंटेंस को बोला गया है, तो इसमें भी एक्सक्लेमेशन है। हाउ ब्यूटीफुल इज द मॉर्निंग स्काई एक्सप्रेसिंग जॉय, यानी कि जॉय को एक्सप्रेस करते हुए बोल रहा है सुबह का आकाश कितना सुंदर है ना। तो कितना आश्चर्य वाली बात को यहाँ पर अगर व्यक्त कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं, एक्सक्लेमेशन एज ए फिगर ऑफ स्पीच इज यूज टू क्रिएट ए म्यूजिकल इफेक्ट। नहीं जी, ये तो एलिट्रेशन में और एसोनेंस में होता है। एड्रेस एन एब्सेंट पर्सन, तो ये किस में होता है, एपस्ट्रॉफी में होता है। अरेंज आइडियाज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में होता है तो क्लाइमैक्स, और डिसेंडिंग में होता है तो एंटी क्लाइमैक्स। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच में क्या किया जाता है, एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग और क्वालिटी इम्फेटिकली। यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी भावना को, अनुभूति को, और फिर किसी के क्वालिटी यानी गुण को बिल्कुल ही जोरदार ढंग से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेशन। आश्चर्य पैदा करने के लिए जो किया जाता है उसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन। बोर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्लेमेशन, ही पास्ड अवे लास्ट नाइट। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर किसका इस्तेमाल है, यूफेमिज्म का। वह कल रात गुजर गया, माइल्ड तरीके से मरने को कह रहे हैं, वह रात को गुजर ही गया, है ना। फिर बोला फ्रेलिटी दाई नेम इज विमेन, तो यहाँ पर कमजोरी से बात कर रहा है, मानो कमजोरी उनके सामने खड़े होकर के सुन रही है, तब इसका इस्तेमाल हुआ है एपस्ट्रॉफी से। और मेटाफर भी है क्योंकि फ्रेलिटी की तुलना की गई है विमेन से, ठीक है। और यहाँ पर बोला, आई मस्ट कन्फेस दैट इन माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरीके से एलिट्रेशन का भी इस्तेमाल है। अगर कही जाए तो आई मस्ट कन्फेस दैट इन माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस। यहाँ पर है मस्ट, दैट, क्वेस्ट, टी से लास्ट कर रहा, देख रहे हो, रेस्टलेस, ऐसे। तो एलिट्रेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन एसोनेंस मुझे ज़्यादा यहाँ पर परफेक्ट लग रहा है। एसोनेंस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर वो है कन्फेस, ओ है ना, मस्ट में यू है, क्वेस्ट में यू है, वैसे क्वेस्ट कन्फेस में ई भी है, क्वेस्ट में ई भी है, डिप्रेस्ड में ई भी है, रेस्टलेस में ई है। तो ये ई साउंड का ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर एसोनेंस भी है ना। तो इस तरीके से तेज़ी से आपको कैच करना आना चाहिए कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तभी कर पाओगे जब चीज़ों की प्रैक्टिस आप मल्टीपल टाइम्स करोगे। तो एक्सक्लेमेशन का कौन सा है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, है ना, यही वाला एक्सक्लेमेशन है। तो यहाँ तक समझ गए इसका क्या अर्थ है। इसका मतलब है कि मनुष्य जो है भगवान की कितनी अद्भुत पीस ऑफ वर्क है, कृति है ना, रचना है। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का बोध है और इसमें एक्सक्लेमेशन का ही इस्तेमाल है, ठीक है। फिर बात करते हैं, यहाँ पर बोल दिया है इन द लाइन हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लिप्स अपॉन दिस बैंक। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल है, देख चुके हैं। फिर बोल रहा है व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज़, है ना। यहाँ पर भी फियर को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, और फियर को एक्सप्रेस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल है ना, फियर इसका ये होगा। बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट है आपका हाइपरबोल, जिसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। बोला हाइपरबोल इज एन एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस और मेक अ ग्रेटर इंप्रेशन। यहाँ पर सिंपल सी बात यह कह रहा है कि हाइपरबोल वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी बात को जोर देने या फिर गहरा प्रभाव पैदा करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके जब कहा जाता है तब उसको अतिशयोक्ति बोलते हैं, उसको हाइपरबोल कह देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ यार मैं तुझे कितनी बार कॉल किया, तू कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन इसी बात को अगर हाइपरबोल में एक्सप्रेस किया जाए तो इसको कैसे कहेंगे, मैंने तुझे 1000 बार कॉल किया लेकिन तू एक बार भी कॉल नहीं उठाया। तो तू उसे 1000 बार कॉल किए हो, बिल्कुल नहीं, 5-10 बार कॉल किए हो, है ना। उसी को 1000 बार बोल देना ये कहलाता है हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को पेश कर देना, ठीक है, जोरदार तरीके से गहरा प्रभाव पैदा करने के लिए, तब उसको कहते हैं हाइपरबोल। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं जो आपके लिटरेचर से खास करके लिया हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है जरा देखते हैं। ये बोल रहा है ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन दिस लिटिल हैंड। बोल रहा अरब की, है ना, अरब जो कंट्री है उसकी सारी खुशबुएं भी एक छोटे से हाथ को सुगंधित नहीं कर सकती है। देखो, छोटे से हाथ को सुगंधित नहीं कर सकती है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखोगे तो मैकबेथ से ली गई है ये, है ना, शेक्सपियर के मैकबेथ से। ध्यान रखोगे एक्सट्रीम एग्जैजरेशन ऑफ गिल्ट को, यानी कि जो अपराध बोध होता है, गिल्टी जो फील होती है, उसको बढ़ा चढ़ा करके जो पेश किया गया है उसको कह रहा है ना। तो बढ़ा चढ़ा करके बात ही कही गई, ऑब्वियस सी बात है। बोला ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। यहाँ कह रहा है ओ हैमलेट तुमने मेरा हृदय को 2 भागों में चीर दिया, बांट दिया। मतलब भावनात्मक पीड़ा को यहाँ पर अतिशयोक्ति के रूप में एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है।
विलियम शेक्सपियर के हैमलेट वाले नाटक से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो किसी के हृदय को दो भाग में कैसे बांट सकता है, उस कैसे चीर सकता है, कैसे दो टुकड़ों में बांट सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है, अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए बढ़ा चढ़ा करके बात कहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है, वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फील इट विथ टीयर्स। ओह माय गॉड, एग्जैजरेशन ऑफ सॉरो। यहाँ पर ये कह रहा है कि अपने शोक को व्यक्त करने के लिए, दुख को, सॉरो को व्यक्त करने के लिए जोरदार तरीके से पेश किया है कि अरे यदि नदी जो है वो सूख भी जाए तो भी मैं उसे अपने आंसुओं से भर सकता हूँ। मुझे याद है मेरा एक जो डायरी है जो मैं कॉलेज के टाइम में लिखा करता था, मेरे डायरी का नाम है गुमसुम। ठीक है, मैं अपने डायरी को एक नाम दिया हूँ गुमसुम। उसमें एक सेंटेंस अभी भी मैं लिखा था जब मुझे टॉप करने का जब पहली बार जो टॉप किया था अनायास ही, मतलब बिना सोचे समझे, मुझे मतलब पता नहीं था कि मैं टॉप करता। अचानक जो टॉप कर गया तो मैं अपने डायरी में लिखा करता था एक सेंटेंस हमेशा, उसमें लिखा करता था कि आई विल ड्रिंक द ओशन, मैं समुद्र को पी जाऊंगा। देख रहे हो कितना बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, मतलब कि इतना ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करना है कि टॉप ही करना है। मेरा सपना था उस समय आईपीएस, तो ऐसे सपने तो बदलते रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर नदी भी सूख जाए उसको मैं आंसुओं से भर सकता हूँ, मतलब ये अपने शोक को व्यक्त करने के लिए, आंसू की बात है तो बेसी बात है स्वरों को व्यक्त कर रहा होगा, और उसको व्यक्त करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तभी तो उसको कहते हैं हाइपरबोल। ठीक है, फिर बोला आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स नॉट टू डू दैट। अभी अभी एग्जाम्पल दिया था ना, 1000 बार तुझे कॉल किया, उसी तरीके से मैंने तुम्हें 1000 बार कहा कि ऐसा मत करो, है ना। तो यहाँ पर जोर देने के लिए कहा गया है ना, मतलब जोर दे रहा है बार बार, 1000 बार कहा, 1000 बार कैसे कह सकते हो किसी को, है ना, पॉसिबल भी नहीं है। तो ये अतिशयोक्ति है एक तरीके से, समझ गए, हाइपरबोल है। फिर बोला द बैग वेड अ टन। यहाँ पर बोल रहा है कि उसके हैवीनेस को, उसके एक छोटे से बच्चा है उसका, बोल रहा भाई कितना भारी एक बच्चा को बैग दे देते हो ढोने को, है ना, एक 5 साल का बच्चा है, बैग भर भर के लोग दे देते हैं। तो यहाँ पर उसके बैग के वजन को यहाँ पर बहुत कहा गया कि यह बैग जो है 1 टन वजन है इसका। देख रहे हो, तो टन भर वजन तो होता नहीं, लेकिन उसको हाइपरबोल मतलब एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया, इसलिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल है, हाइपरबोल का इस्तेमाल है। बात करते हैं इसके बेस्ट पर जितने सारे एमसीक्यू हैं। यहाँ पर बोल रखा है हाइपरबोल एज ए फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू, क्या काम होता है इसका, एक्सप्रेस आइडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अभी अभी आपको बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर को एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं। एड्रेस एब्सेंट पर्सन, एब्सेंट पर्सन को एड्रेस करते हैं हम किसमें, एपस्ट्रॉफी में। फिर बोल रहा है रिपीट वॉवेल साउंड्स फॉर म्यूजिकल इफेक्ट, तब तो इसको हम एसोनेंस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जैजरेट और ओवरस्टेट फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट, यही कहलाता है आपका हाइपरबोल, है ना। जब किसी बात को जोर देने या फिर प्रभाव डालने के लिए व्यक्त किया जाता है तब उसको कहते हैं हाइपरबोल। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल का इस्तेमाल क्या है, फ्रेलिटी दाई नेम इज विमन, ये कमजोरी से बात कर रहा है, कमजोरी निर्बलता ही तुम्हारा मतलब नारी, मतलब निर्बलता तेरा नाम ही नारी है। तो यहाँ पर एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है, मैं आया, मैं देखा और मैं विजय प्राप्त कर लिया, यानी कि यहाँ पर क्लाइमेक्स का इस्तेमाल है। फिर बोला हियर द मेलो वेडिंग बेल्स, ई ई ई ई, मतलब कि साउंड जो है वॉवेल है उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एसोनेंस का इस्तेमाल है ना। और ओनोमेटोपिया का भी इस्तेमाल होता है जब साउंड वाली बात को कही जाती है, इसको भी देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच में, क्लियर। लेकिन वो बाद में देखेंगे, हो सकता है कोई वर्ड आपके दिमाग से निकल जाता हो कि सर क्या बोल करके चले गए, तो उसको देखने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर बोला ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन दिस लिटिल हैंड। यहाँ पर कह रहा है कि अरब की सारी खुशबुएं भी इस हाथ को सुगंधित नहीं कर सकती है, मतलब कि ये अपराध वाले हाथ के बारे में कह रहा है, इतना ज़्यादा ये कत्ल कर चुका है कि इसके जो है खुशबू, कितनों भी खुशबू से इसको रंग दो, ये इसको सुगंधित नहीं कर सकती, है ना। तो यहाँ पर ये बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है, तो इसका ये है हाइपरबोल का इस्तेमाल। फिर बोला इन द लाइन आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम्स नॉट टू डू दैट, इसमें फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल का इस्तेमाल है, ऑब्वियस सी बात है। फिर बोला द बैग वेड अ टन, 1 टन इस बैग का वजन है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 टन किसी बैग का कैसे हो सकता है, एग्जैजरेट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या, ये वेट और हैवीनेस को एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर भी हाइपरबोल का इस्तेमाल है, क्लियर। बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोर्ड है, यहाँ बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल का इस्तेमाल किसमें नहीं है, ओ हैमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। यहाँ पर कह रहा है कि हाइपरबोल का इस्तेमाल है, आप जान गए हो, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि हैमलेट को कह रहा है ना, कहने की कोशिश ये कर रहा है कि तुमने मेरे हृदय को 2 भाग में चीर दिया, तो वैसी बात है ये इसमें हाइपरबोल का है। लेकिन पूछा है नॉट का, यहाँ पर बोला मैं आंसुओं से इस सूखी हुई नदी को भर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी हाइपरबोल है। फिर बोला ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वेटन
स्वीटन दिस लिटिल हैंड, तो खुशबूदार नहीं बना सकता इस हाथ को, पूरे अरब का परफ्यूम क्यों ना ले आओ, तो बेसी बात है हाइपरबोल का इस्तेमाल है। ही हैज़ फॉलन अस्लीप, ये तो सिंपल तरीके से मरने को कहा गया है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर यूफेमिज्म का इस्तेमाल है, ना कि हाइपरबोल का। नॉट पूछा है तो ऑब्वियसली बात है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं इन्यूएंडो का। इन्यूएंडो जो है इसमें क्या होता है, तो ध्यान देने की कोशिश करना। इन्यूएंडो जो है, इन्यूएंडो में इस्तेमाल किसका किया जाता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ध्यान से समझना। बोला इन्यूएंडो इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच समथिंग इज हिंटेड, हिंट किया जाता है, संकेत दिया जाता है, और सजेस्टेड इनडायरेक्टली विदाउट स्टेटिंग इट प्लेनली। यहाँ पर बोल रहा है कि इन्यूएंडो वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी बात को सीधा ना कह करके इशारे इशारे में संकेत करके कहा जाता है, तब उसको कहा जाता है इन्यूएंडो। बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके की बात है। यहाँ बोला है क्या, जरा देखो, ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियंस फॉर ही होप्ड टू डाई विदाउट देम। यहाँ पर एक तरीके से कह रहा है कि उसने डॉक्टर से, फिजिशियन से परामर्श नहीं किया, उससे सलाह नहीं लिया, है ना, उससे कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि फॉर ही होप्ड टू डाई विदाउट देम, क्योंकि वह उनके बिना ही मरने की आशा करता है। एक तरह से व्यंग्य भी है, लेकिन यहाँ पर इशारा ये कह रहा है कि ये जो कहने वाला जो व्यक्ति है वो डॉक्टर के प्रति, फिजिशियन के प्रति उसका अविश्वास को पैदा कर रहा है ना, नापसंदगी को एक तरीके से इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है, नापसंदगी को हिंट कर रहा है कि भैया हम उसके बिना ही मरने की आशा करते हैं, क्यों आएगा वो भला, है ना, उसके ऊपर अविश्वास को दिखा रहा है और इनडायरेक्ट एक तरीके से हिंट कर रहा है, संकेत दे रहा है। देख रहे हो, तो इसी को कह रहे हैं इसी को कहते हैं हम क्या, इन्यूएंडो कहते हैं, है ना। बात करते हैं अगला एग्जाम्पल। मैक्सिमम एग्जाम्पल इसलिए लिया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से कैच कर सको, है ना, और इसका पर्पस ये भी है कि प्रीवियस ईयर के भी कुछ कुछ सेंटेंस आपको पता चले, और लिटरेचर से अगर उठाएगा सेंटेंस तो इन्हीं सारे सेंटेंस से उठाएगा। बोल रहा देयर आर टू टाइम्स इन मैंस लाइफ व्हेन ही शुड नॉट स्पेकुलेट, व्हेन ही कैन नॉट अफोर्ड इट, एंड व्हेन ही कैन। अब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन में दो ऐसे समय होते हैं जब उसे जो है शुड नॉट स्पेकुलेट, मतलब कह सकते हैं अटकलें नहीं लगानी चाहिए, है ना, जब उसको ये व्हेन ही कैन नॉट अफोर्ड इट, जब वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, एंड व्हेन ही कैन, और जब उसको अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो मार्क ट्वेन की एक सेंटेंस है जिसमें वहाँ पर ये इनडायरेक्ट हिंट कर रहा है एट द फ्यूटिलिटी ऑफ स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब समझते हो, एक अंदाज़ा लगाना, है ना, कि चलो भैया हम यहाँ पर सट्टाबाजी कर रहे हैं तो यहाँ पर हम जीत सकते हैं, तो ऐसा सट्टाबाजी की जो अटकलें हैं वो निरर्थक हो सकती हैं, और उसी का ये इनडायरेक्ट हिंट कर रहा है। तो ये सारे सेंटेंस को डायरेक्टली ध्यान में याद रखने की कोशिश करना कि यहाँ पर किसका इस्तेमाल हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्यूएंडो की इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। फिर बोल रहा है क्या, शी हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये सारे सेंटेंस को डायरेक्टली याद रख लो। इनडायरेक्ट सजेशन दैट शी फॉरगेट्स डेलिबरेटली, है ना, जैसे रोहित शर्मा को जानते हो, हमारे जो क्रिकेटर रहे हैं, है ना, तो वैसे लोगों के बारे में यहाँ पर कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि उसके पास जो है ना वो इम्पॉर्टेंट बातों को भूलने का बहुत ही दिलचस्प तरीका है, उसके पास बहुत ही अच्छा तरीका है इम्पॉर्टेंट बातों को भूलने का। तो यहाँ पर जानबूझ करके अगर कोई भूल जाता है तो उसको इनडायरेक्ट हिंट कर रहा है ना, एक तरह से ताना ही मार रहा है लेकिन हिंट करते हुए, समझ लो, तो यहाँ पर हिंट है, इनडायरेक्ट हिंट है, इसलिए यहाँ पर बोल सकते हैं इन्यूएंडो का यहाँ पर इस्तेमाल है। फिर बोला ही इज़ वेल नोन फॉर ही जेनरोसिटी विथ अदर पीपल्स मनी। यहाँ पर भी व्यंग्य कर रहा है एक तरीके से कि वह अपनी उदारता के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है, लेकिन किसके पैसे से, दूसरों के पैसे से। समझ पा रहे हो, यहाँ पर एक तरीके से व्यंग्य आलोचना है, लेकिन एक तरीके से इनडायरेक्ट हिंट करते हुए, है ना, तो इनडायरेक्ट हिंट है, इसलिए यहाँ पर किसका इस्तेमाल है, यहाँ पर इन्यूएंडो का इस्तेमाल है। सेंटेंस याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इन्हीं सारे सेंटेंस आपके एग्जाम्स में देखे जाएंगे। एक आध क्वेश्चन तो ऐसा दे देता है जो किसी को हवा तक नहीं लगता, लेकिन अगर देगा तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा हाईली चांस है कि इन्हीं सारे एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेट किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्टली उठाया हूँ प्रीवियस ईयर से, और आपके जितने सारे लिटरेचर के टर्म्स होते हैं, और मतलब लिटरेचर के सेंटेंस होते हैं, फेमस सेंटेंस, उससे उठाया हूँ, ठीक है। फिर बोल रहा है यहाँ पर क्या, सम पीपल मैनेज टू अवॉइड टेम्पटेशन बाय गिविंग इन टू इट इमीडिएटली। यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, यानी कि बचने की उपाय निकालते हैं ना, किससे, प्रलोभन से, टेम्पटेशन से, जैसे
मुझे एक याद है, एक रचना किसके बारे में मैं बोला था, मैं भूल गया, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ लोग प्रलोभन से बचने का उपाय यह निकालते हैं कि तुरंत उसमें फंस जाते हैं। मतलब देख रहे हो, तुम किसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे अच्छा बचने का तरीका है कि क्यों ना हम उसमें फंस जाएं। जैसे हमें कोई लालच दे दे कि भैया तुम ये वाला लॉटरी अगर खेलोगे तो तुम बिल्कुल ही जीत जाओगे, और तुमको अगर डायरेक्ट बचना है उससे, तो डायरेक्ट बचना ये भी हो सकता है कि क्यों ना हम लॉटरी खेल ही लें, पैसा अपना इन्वेस्ट कर ही दें, सीधा उस चीज़ में कूद पड़ना ही हम कहते हैं कि चलो सबसे अच्छा तरीका इस चीज़ से बचने का। समझ गए? तो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक तरीके से व्यंग वाला कथन तो है ये, है ना, लेकिन एक तरीके से इनडायरेक्ट हिंट ही है आपको, है ना। तो इनडायरेक्ट हिंट जहाँ भी होता है इन्यूएंडो का वहाँ पर इस्तेमाल होता है। बात करते हैं इसके बेस्ट पर। क्या इसके बेस्ट पर हम देखते हैं क्वेश्चन को। फिगर ऑफ स्पीच इन्यूएंडो किसके लिए इस्तेमाल होता है? एक्सप्रेस आइडियाज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है तब तो क्लाइमेक्स होता है। एग्जेजरेट फॉर इफेक्ट, यहाँ पर तो हाइपरबोल होगा। डायरेक्टली एड्रेस एन एब्सेंट पर्सन, तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर है हिंट और सजेस्ट समथिंग इनडायरेक्टली विदाउट स्टेटिंग इट प्लेंटली, तो हिंट और सजेस्ट करते हैं इनडायरेक्टली विदाउट स्टेटिंग प्लेनली, सीधा सीधा बात ना करके उल्टे बातों को कह करके हम उसको संकेत देते हैं, हिंट देते हैं, तब हम वहाँ पर कहते हैं किसका इस्तेमाल है? इन्यूएंडो का इस्तेमाल है। फिर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्यूएंडो, यहाँ पर बोला मैं आया, मैं देखा और कंक्वायर कर लिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर किसका इस्तेमाल है? क्लाइमेक्स का इस्तेमाल है। फिर बोला ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, यहाँ पर बोला सीधा हाइपरबोल का, है ना, एकदम बढ़ा चढ़ा करके चीज़ों को बोला। फ्रेल्टी द नेम इज विमेन, यहाँ पर निर्बलता, तेरा नाम ही नारी है, एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल है। यहाँ पर ही डिड नॉट कंसल्ट फिजिशियन फॉर ही होप्ड टू डाई विदाउट देम, तो यहाँ पर आपका इन्यूएंडो का इस्तेमाल है जिसमें बोल रहा है कि वो डॉक्टर से, फिजिशियन से परामर्श नहीं किया क्योंकि उसको उनके बिना ही मरना अच्छा लगता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है फिजिशियन के तरफ जो उनका एक अविश्वास है उसको इनडायरेक्ट हिंट कर रहा है, इसलिए इन्यूएंडो का इस्तेमाल है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। फिर बोल रहा है शी हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स, यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास महत्वपूर्ण बातों को भूलने का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग तरीका है, वे है ना। तो यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर भी एक तरीके से इनडायरेक्ट हिंट ही है उसके तरफ ताना मारते हुए, इनडायरेक्ट हिंट ही है उसके बेवकूफ़ियों को बोल लो या फिर उसके कमजोरियों को बोल लो, उसके तरफ इनडायरेक्ट हिंट है, इसलिए यहाँ पर इन्यूएंडो का इस्तेमाल है। फिर बोल रहा है द मेन पर्पस ऑफ इन्यूएंडो इज, इसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रोड्यूस रिदम एंड म्यूजिकल इफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर एलिट्रेशन और एसोनेंस में ये इफेक्ट डाला जाता है। अरेंजिंग आइडियाज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर है तो एंटी क्लाइमेक्स होगा। क्रिएट या वीटी रिमार्क, तो वीटी रिमार्क को अभी अभी हमने देखा एपिग्राम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कॉन्वे या हिंट और क्रिटिसिज्म, इनडायरेक्टली हिंट और क्रिटिसिज्म को कन्वे करना होता है, तब हम इन्यूएंडो का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन का। बोला कौन यहाँ पर इन्यूएंडो का इस्तेमाल नहीं है, कौन इसका एग्जाम्पल नहीं है? सम पीपल मैनेज टू अवॉइड टेम्पटेशन बाय गिविंग इट इनटू इमीडिएटली, यहाँ पर कह रहा है क्या कि कुछ लोग जो होते हैं प्रलोभन से बचने का उपाय ये निकालते हैं कि उसमें फंस ही जाओ, है ना। तो फंस ही जाता है तुरंत उसमें अगर, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मैनेज करने को इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है उसमें फंसने को लेकर के, तो इन्यूएंडो का इस्तेमाल है। ठीक है। फिर बोला ही इज़ वेल नोन फॉर हिज जनरोसिटी विथ अदर पीपल्स मनी, यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं कि उदारता के लिए प्रसिद्ध होते हैं लेकिन अपने पैसे से नहीं, दूसरों को पैसे खर्च करके, तब यहाँ पर इनडायरेक्टली हिंट है, इन्यूएंडो का इस्तेमाल है। देयर आर 2 टाइम्स इन मैंस लाइफ वी शुड नॉट, इसको भी देख चुके हैं, तो यहाँ पर भी इन्यूएंडो का इस्तेमाल है। यहाँ पर आई लाफ, आई रन, आई लीव, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय, यहाँ पर एक तरीके से किसका इस्तेमाल है? क्लाइमेक्स का इस्तेमाल है। मैं हंसता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं आनंद में नाचने लगता हूँ। तो छोटी सी बातों से लेकर के बड़ी बड़ी बातें को कहना और बड़ी बातों पर एंड करना, ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका क्लाइमेक्स। तो ये क्लाइमेक्स है, इन्यूएंडो का इस्तेमाल नहीं है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी लंबी वीडियो भी हो गई है और मैं बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा थक भी गया हूँ, और इस थकने को, मेरे मेहनत को रिवॉर्ड देना चाहते हो तो कुछ लोगों को वीडियो को शेयर करो, और एक जो बोलते हैं गुरु दक्षिणा के तौर पर तो इस वीडियो को भैया लाइक ही कर दो, मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। मेरे छोटे छोटे से ख्वाब हैं जिनमें समोसी, जलेबी और कबाब हैं, तो छोटी छोटी बातों पर मैं खुश हो जाता हूं। तो मेरी खुशियों का भी ध्यान रखते हुए आप क्या कर सकते हो? इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। 100 लाइक जैसे पहुंचेगा, दूसरा इसका तुरंत ही ला करके
पेश कर दूंगा, तीसरा पेश करूंगा तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और जितने सारे ग्रुप के स्टूडेंट हो, आपको मैं आगाह कर देता हूं कि आप सीधा इसके टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स लगाना, इसके सेंटेंस से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ज़्यादा चांस बनता है कि यही सारे सेंटेंस को पूछे जाएंगे। छोटे छोटे सेंटेंस तो आप खुद भी कैच कर लोगे, लेकिन लिटरेचर के सेंटेंस को आप जल्दी से कैच नहीं कर पाते हो। यही वजह है कि मैं भारी भरकम जो सेंटेंस होते हैं आपके लिटरेचर से, उसको ही उठा करके एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हूँ। तो आप नोटिस भी किए होंगे, और अगर एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो गए तो आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा क्या पर्पस है ये सारे एग्जाम्पल्स का लेने का। ठीक है, तो चलिए आज भी बहुत कुछ आपको सिखा पाया। इस वीडियो को लाइक कर देना। आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।